नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। आज फिर एक तंतवीर सर यूट्यूब चैनल के ऊपर एक बड़ी विशेष क्लास लेके आए हैं। जो फर्स्ट ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बड़ी ये उपयोगी क्लास साबित होगी। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे फर्स्ट ग्रेड के जो पार्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, उसमें जो क्वेश्चन आते हैं, जो पिछले सालों के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं PYQ, उनका अपने विस्तृत रूप से विश्लेषण करेंगे। PYQ का कि किस तरीके के क्वेश्चन पीछे के सालों के पेपरों के अंदर देखे गए हैं, कौन से टॉपिक से प्रश्न आते हैं, कहां से आते हैं। ठीक है, तो इनका हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। और इनका अध्ययन करना क्यों जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप खुद जानते हो कि फर्स्ट ग्रेड का जो जीके का पोर्शन है वो एक काफी बड़ा पोर्शन है, जिसके अंदर काफी चीजें समाहित है, जहां अंग्रेजी, हिंदी, आपके साथ ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, साथ ही साथ आपके इसके अंतर्गत आपको साइंस देखने को मिलती है, मैथ देखने को मिलती है। तो काफी एक लंबा पोर्शन है शैक्षिक प्रबंधन। तो इस तरीके से इसके अंतर्गत जब 40% का रेशियो आपके लिए निर्धारित कर दिया गया है तो एक बड़ी विचलन वाली स्थिति हो जाती है, क्योंकि काफी सारे बच्चे आर्ट्स बैकग्राउंड के होते हैं, तो वो उनके लिए साइंस के क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन एक टेढ़ी खीर साबित होती है। तो जहां अगर 75 क्वेश्चनों के अंदर से बात करें, तो 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन इस तरीके से अगर हम उनको लेफ्ट कर दें, तो जो पार्ट जिसको अपने ने पढ़ा है उसको मजबूत बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इंडियन पॉलिटी इसके ऊपर गत वर्ष के जो क्वेश्चन पेपर है उनको जब देखेंगे तो पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन यहां देखने को मिलते हैं। और इनका अध्ययन करना क्यों जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से अपने को पता चलता है कि गत वर्षों में किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, किन किन टॉपिक को ज्यादा तवज्जो दी गई है और किस तरीके के प्रश्न आते हैं। तो विस्तार से आज इसके ऊपर चर्चा करेंगे। बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जब इसकी बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की, जो फर्स्ट पेपर में जो इसका पोर्शन लगता है, तो इसके अंतर्गत सिलेबस क्या है। सबसे पहले आपके दिमाग में, एक प्रतियोगी के दिमाग में, किसी भी चाहे वो भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, उसके दिमाग में दो चीजें क्लियर होनी चाहिए कि क्या है, जिस भी सब्जेक्ट की मैं तैयारी कर रहा हूं उसका सिलेबस क्या है। ठीक है, और साथ ही साथ जब सिलेबस क्या है तो बात करेंगे हम कि ठीक है उसके गत वर्ष के प्रश्न पत्र, ठीक है, जो PYQ है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन चीजों का विश्लेषण करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इंडियन पॉलिटी की अगर हम बात करें फर्स्ट पेपर के अंतर्गत, तो सबसे पहले जो टॉपिक आप देखते हैं, सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं, मुख्य मुख्य विशेषताएं हैं, ये टॉपिक सबसे पहले आपको देखने को मिलता है। उसके बाद में इंडियन एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर, भारत की कार्यपालिका, विधायिका, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन, संगठन है, थ्योरी एंड प्रैक्टिस, सिद्धांत में क्या है, व्यवहारिक बातें क्या हुई है, इलेक्शन इन इंडिया, भारत में जो चुनाव है ये, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, इलेक्शन एंड इमरजेंसी पावर, विशेष तौर से दिया हुआ है कि किस तरीके से राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, इमरजेंसी पावर्स, आपातकालीन शक्तियों पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सीधा सीधा ये सिलेबस में ऐड किया गया है। ठीक है, कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज पावर, ठीक है, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री और उनकी शक्तियां। ठीक है, उसके बाद में आपको जो टॉपिक देखने को मिलेगा, पार्लियामेंट, संसद, स्पीकर, जो अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, उनकी पावर, और सुप्रीम कोर्ट, ऑर्गेनाइजेशन एंड पावर, यानी न्यायपालिका की जब बात करते हैं तो न्यायपालिका का भी इसमें पोर्शन डाला गया है। तो बड़े बड़े रूप में हम देखें तो, और लास्ट जो पोर्शन इसके अंतर्गत है, कमीशन एंड बोर्ड्स एट नेशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तर के जो कमीशन और बोर्ड जो है, परिषद है या बोर्ड है, उनका विवरण, यानी बड़े बड़े तौर पर अपने देखें तो 6 पार्ट इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं। यानी अगर बात करें 3 पोर्शन तो सीधे सीधे तौर पर जिनसे हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, बड़े पोर्शन है ये, इनसे क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है। उसके बाद में जो 3 पोर्शन और अगर अपने देखें कि भारतीय संविधान की विशेषताएं, भारत में चुनाव, और जो राष्ट्रीय स्तर के जो बोर्ड हैं, आयोग हैं, ठीक है, उनका, तो ये 3 पोर्शन और है। जब इन 6 की बात करें तो किन से क्वेश्चन आते रहे हैं, किनको थोड़ा सा नजरअंदाज किया गया है, और किसको कैसे पढ़ना है, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो बात करते हैं आज के इस वीडियो के अंदर। सबसे पहला टॉपिक जिसके क्वेश्चन पूछे गए हैं, सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान की मुख्य मुख्य विशेषताएं। ये आपके फर्स्ट ग्रेड जीके के अंदर जो पहला टॉपिक, इससे जो गत वर्ष के प्रश्न पत्रों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, बात करते हैं सबसे पहले कि भारतीय संविधान की लोकतांत्रिक विशेषताएं।
संविधान की जो लोकतांत्रिक विशेषताएं हैं उनके संदर्भ में जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्या है, क्या लोकतांत्रिक विशेषताएं? अनुच्छेद 75(3) 75(3) मंत्री परिषद क्या है, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। ये कथन बिल्कुल आपके सही है, ठीक है। 75(5) के तहत मंत्री बनने के लिए सदन के किसी एक सदन की सदस्यता अनिवार्य है, बिल्कुल सदस्यता अनिवार्य है। अगर सदस्यता नहीं हो, कोई मंत्री किसी सदन का सदस्य नहीं है, तो 6 माह के अंदर उसे क्या करनी पड़ती है, उस सदन की सदस्यता लेनी पड़ती है। अनुच्छेद 326 के अंतर्गत बात की गई है वयस्क मताधिकार की। वयस्क मताधिकार यानी 18 वर्ष की आयु प्राप्त जो भी व्यक्ति है वो क्या है, वोट डालने का एक तरीके से अधिकारी है, प्राधिकारी है। और इसमें कुछ बंधन जरूर लगाए गए हैं, जिसमें अपराध, चित्त विकृति, भ्रष्ट आचरण, इनके आधार पर उसको वंचित किया जा सकता है। अन्यथा वयस्क मताधिकार के आधार पर वो वोट करने के लिए बिल्कुल एक्टिव है। उसके बाद में बात करते हैं अनुच्छेद 325 के तहत, जिसके अंतर्गत क्या बोला गया है, धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर निर्वाचक नामावली के लिए किसी भी व्यक्ति को अपात्र नहीं किया जा सकता। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है कि अनुच्छेद 325 के तहत कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर वोट डालने से या उसका निर्वाचक नामावली में जो नाम है, उस निर्वाचक नामावली में नाम से वंचित नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से ये चारों कथन आपके क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर A, B, C, D सभी सत्य है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन भारतीय संविधान की विशेषताओं से। भारतीय संविधान की विशेषताओं में एक पोर्शन अपने देखें, प्रस्तावना। इससे भी क्वेश्चन काफी बार आते रहे हैं, प्रस्तावना वाले पोर्शन से काफी बार क्वेश्चन पूछने को मिले हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय ने किस निर्णय में कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? बहुत बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, और फर्स्ट ग्रेड में भी ये पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर है, बेरूबारी मामला 1960। बेरूबारी जो एक जगह है पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी नामक जिले के अंदर, एक छोटा सा गांव, यहाँ के किसी वाद को लेकर, भूमि संबंधी विवाद को लेकर यह मामला उठा था। और जब संविधान की प्रस्तावना की बात आई इसके अंतर्गत, तो इसमें यही कहा गया कि संविधान का भाग नहीं है। तो क्या है, तो ये क्या है, संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी इसे बताया गया। नेक्स्ट जैसे देखते हैं, बात करते हैं सज्जन सिंह केस की। तो इसमें भी कहा गया ये औपचारिक भाग नहीं है। गोलकनाथवाद जो 1967 में हुआ, ये भी एक महत्वपूर्ण वाद है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, इस वाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। ठीक है, सर्वप्रथम इसमें हमें ये बात देखने को मिली कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो प्रस्तावना से काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको भी बड़े अच्छे ढंग से देखने की आवश्यकता है। नंबर 3, भारत का संविधान कथन पूछा गया है कि बहुत ही लंबा, कठोर और बहुत आगे तक है। यह किसने कहा था? तो यह कथन किसका है? आइवर जेनिंग्स का। फैक्चुअल क्वेश्चन है बिल्कुल, लेकिन जो आजकल की जो प्रकृति है उसके अनुसार से अप्लाइड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। सत्य असत्य, एक ही क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस तरीके से हमें थोड़ी विस्तृत स्टडी करनी होगी, डिटेल स्टडी करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पोर्शन से जो आया है वो किस चीज को लेकर है? संविधान के अनुच्छेद 5 आर्टिकल 5 के तहत भारत में प्रत्येक व्यक्ति को नागरिकता के संबंध में कौन सा कथन सही है? नागरिकता, सिटीजनशिप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं। पहले तो बात करें नागरिकता। नागरिकता भारत के संविधान के भाग 2 में इसका वर्णन है। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन है। ठीक है, भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? तो भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? एकल नागरिकता है, हम भारत के लोग। ठीक है, तो एकल नागरिकता भारत में है। किससे अपनाई गई है? ब्रिटेन से अपनाई गई है। तो ये कुछ कॉमन बातें नागरिकता के संदर्भ में थी जो भारतीय संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत हम देखते हैं। लेकिन जो इसमें पूछा गया है वो देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का अर्थ क्या है कि जो भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ हो। बिल्कुल ये सही बात है। जिनके माता पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में पैदा हुआ हो, ये भी सही है, वो भी भारत का नागरिक कहलाएगा। उसके बाद में प्रत्येक व्यक्ति की अभिव्यक्ति में कैदी और सशस्त्र बलों के सदस्य शामिल है, जैसा कि संविधान के अन्य प्रावधानों द्वारा आवश्यक है। ये अनुच्छेद 5 के अंतर्गत कहा गया है कि जिसमें सशस्त्र बलों के सदस्य भी इसके अंतर्गत आपके समाहित होंगे।
अब एक कैदी वर्ड है जो थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड आपको दिखाई देता है, ये देखते ही आपके दिमाग में आएगा कि ठीक है, आपको विचलित करने के लिए कि ठीक है वो सदस्य नागरिक होते हैं या नहीं होते। तो एक कैदी निश्चित रूप से भले ही वो किसी भी जेल के अंदर है, वो देश का नागरिक कहलाता है। अगर इसी देश के अंदर उसने जन्म लिया है, नागरिकता उसकी भंग नहीं हो सकती, उसके भी मौलिक अधिकार मिले। हाँ, उसके स्वतंत्रता का अधिकार वो जरूर सीमित हो सकता है, वो जरूर थोड़ा प्रतिबंधित हो सकता है, लेकिन नागरिकता प्रतिबंधित नहीं हो सकती। तो तीनों ही कथन आपके क्या है, सही है। अगर डिटेल में इसकी बात करें तो नागरिकता अगर सीधे रूप में देखें तो ये जरूर पूछा जा सकता है कि एकल नागरिकता ब्रिटेन से या कौन से अनुच्छेद वगैरह, लेकिन जो अंदर की बात करें तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये भी तरीका आप देख सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन अंदर से भी पूछे गए हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना के बारे में, प्रस्तावना संविधान का मूल संरचना के रूप में घोषित किया। मूल संरचना, मूल ढांचा का सिद्धांत, ये बहुत बार यानी प्रस्तावना से रिलेटेड क्वेश्चन आप बार बार देखते रहे हो। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसके क्वेश्चन लगभग हर भर्ती परीक्षा के अंदर आपको इसके देखने को मिलते हैं। तो गोलकनाथवाद इसमें कहा गया था 1967 की क्या है, प्रस्तावना संविधान का भाग है, लेकिन मूल संरचना की इसमें कोई बात नहीं की गई थी। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973 में यह वाद आया और यही इसका सही उत्तर है। इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें क्या है, संशोधन संभव है, संशोधन संभव है। अब संशोधन संभव है तो किस तरीके के संशोधन संभव है? संशोधन वो जो संविधान के मूल ढांचे को, जो मूल आदर्श है, मूल संरचना है, उनको प्रभावित नहीं करते हो। मूल ढांचा या मूल संरचना को जो प्रभावित नहीं करे, आमूलचूल परिवर्तन उसमें नहीं होने चाहिए। ये कौन से वाद में बात की गई? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में ये बात हुई। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति, बड़ा इजी सा क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। तो जो आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन संभवतः आपको इजी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जो मेरिट निर्धारित करते हैं वो क्वेश्चन आपके जो बड़े क्वेश्चन, जो अप्लाइड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, उनकी तरफ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आगे एक बड़ी क्लास इससे संदर्भ में लेके आएंगे, एक मैराथन क्लास, जिसमें अपने जिस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, जिनकी संभावना है, उनके ऊपर भी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो प्रारूप समिति बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, आप नॉर्मली इसको पढ़ते हैं। 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? निर्विरोध अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियों की संख्या कितनी है? कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं? तो बिल्कुल ये आपके तथ्यात्मक क्वेश्चन है कि कितने भाग है वर्तमान में। अनुच्छेद 395 है, भाग कितने हैं? 22 हैं, और अनुसूचियां कितनी हैं? 12 है। मूल संविधान था, मूल संविधान में आपके यही 395 अनुच्छेद थे, ठीक है, और 22 भाग थे, और अनुसूचियां कितनी थी? ये आपके 8 अनुसूचियां थी। अब जो बाद में जो अनुसूचियां जोड़ी गई उनके बारे में अपने बात करते हैं कि कौन कौन सी अनुसूची कब कब जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची ये 1951 में जोड़ी गई, जो भूमि सुधार से संबंधित थी, भूमि सुधार, ठीक है, अंतरिम संसद के द्वारा जोड़ी गई। उस समय राज्यसभा भी अस्तित्व में नहीं थी। उसके बाद में बात करते हैं 10वीं अनुसूची, जो दल बदल से संबंधित है, दल बदल से संबंधित है। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, प्रथम संविधान संशोधन। 10वीं अनुसूची 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। उसके बाद में बात करते हैं 11वीं और 12वीं अनुसूची, जो महत्वपूर्ण थी, जो पंचायती राज और नगरीय स्वशासन से संबंधित थी। ये 1992 में जोड़ी गई, जिनके बारे में आप पढ़ते रहते हो। तो इस तरीके से वर्तमान में भारतीय संविधान, जो एक विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इसमें कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को किस श्रेणी का राज्य माना गया था?
तो स्वतंत्रता प्राप्ति किसमें, जैसा कि आपको ध्यान है कि कितने तरह के 4 प्रकार की जो श्रेणियां बनाई गई थी, ए बी सी डी 4 प्रकार की कैटेगरी जो बनाई गई थी राज्यों की, जिसके अंतर्गत ए श्रेणी के अंतर्गत जो बड़े बड़े राज्य थे, जैसे आपका बिहार हो गया, बंबई हो गया, कलकत्ता हो गया, मद्रास हो गया, तो ये बड़े बड़े राज्य इसके अंतर्गत थे जो किसी समय प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन के अधीन थे, ब्रिटिश प्रभाव के नियंत्रण में थे। और बी श्रेणी के अंतर्गत जो छोटी मोटी रियासतों के एकीकरण से बने थे, छोटी मोटी रियासतों के एकीकरण से जो बने थे, वो बी श्रेणी के अंतर्गत थे, जिसमें जो प्रमुख अपने जो बात करते हैं, जिसका क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान। राजस्थान और कुछ मध्य भारत के जो राज्य थे वो बी श्रेणी के राज्यों के अंतर्गत थे। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, राजस्थान को किस श्रेणी का राज्य माना गया था, तो भाग ब यानी बी श्रेणी का राज्य माना गया था। तो सी श्रेणी में जो केंद्र शासित प्रदेश थे, संघ शासित प्रदेश थे, जैसे अजमेर, मेवाड़, दिल्ली, ठीक है, ये थे। और नेक्स्ट अगर डी सेशन की बात करते हैं तो इसमें एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह केवल यही एकमात्र था, ठीक है। तो ये थोड़ा भी आपको नॉलेज में होना आवश्यक है कि स्वतंत्रता प्राप्ति किसमें कौन कौन से भागों के अंतर्गत राज्यों की श्रेणियों को बांटा गया था और राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था। संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत एक क्वेश्चन फिर और उद्देशिका का आपको देखने को मिलता है कि उद्देशिका में किस शब्द का प्रयोग या किन शब्दों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। क्या लोग का प्रयोग किया गया है या नागरिकों का प्रयोग किया गया है या दोनों का प्रयोग किया गया है या दोनों का नहीं किया गया। तो प्रस्तावना, जैसे कि आपको पहले भी बताया है कि अक्षर से आपको शब्द वाइज याद होनी चाहिए, शब्दों का क्रम पूछ लिया जाता है प्रस्तावना के संबंध में। तो दोनों ही शब्द हम भारत के लोग, यानी लोग भी है, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष राज्य तथा इसके समस्त नागरिकों को, तो नागरिकों वर्ड भी आपके इसके अंतर्गत आता है। तो आपका सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा कि दोनों शब्दों का प्रयोग भारत के संविधान के अंतर्गत किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 को, 3 नंबर भाग को किसने संविधान की अंतरात्मा कहा है। 3 नंबर भाग किस चीज से संदर्भित है, पहले तो यह ध्यान होना चाहिए, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार 3 नंबर भाग अनुच्छेद 12 से 35, 12 से 35 तक किसका वर्णन है, मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भाग 1 जो भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में, भारतीय संघ, भारतीय राज्य क्षेत्र के बारे में, अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 जो आपकी नागरिकता से संदर्भित है, अनुच्छेद 5 से 11। उसके बाद में भाग 3 जो मौलिक अधिकारों से संदर्भित है, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 में इसका वर्णन मिलता है। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51, ठीक है। तो भाग 3 को संविधान की अंतरात्मा किसने कहा है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, ठीक है। बी आर अम्बेडकर के बारे में पढ़ते हैं तो इन्होंने जो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उससे क्या कहा है, मूल आत्मा कहा है बी आर अम्बेडकर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका की कौन सी विशेषता, फिर एक उद्देशिका का क्वेश्चन। तो आप देख रहे हो लगातार रूप से उद्देशिका, भारत के संविधान की प्रस्तावना के क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके पेपर के अंतर्गत। भारतीय संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत उद्देशिका की कौन सी विशेषता निर्वाचित राष्ट्रपति के द्वारा रेखांकित की जाती है। तो निर्वाचित राष्ट्रपति किसके द्वारा, गणराज्य वर्ड। बात करें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी जो ऐसी सत्ता जो किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है, आंतरिक और बाह्य रूप से अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र है। समाजवादी यानी समाज पे उत्पादन और वितरण के साधनों पर समाज का स्वामित्व होगा। पंथ निरपेक्ष, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, सभी को अपने विवेक के अनुसार धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता होगी। जबकि गणराज्य का मतलब है देश का जो प्रमुख होगा वो वंशानुगत नहीं होकर क्या होगा, निर्वाचित होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यानी आपके यहां तक आपके संविधान के यानी कितने बात करें 11 क्वेश्चन जो लगभग पीछे 2011-12 से जो भर्ती परीक्षाएं शुरू हुई और लगातार रूप से जो जीके के पेपर हो रहे हैं, उन जीके के पेपर के अंतर्गत संविधान की विशेषताओं से
11 के लगभग क्वेश्चन, यानी ये मान लो अगर एवरेज रूप में देखें तो हर साल आपको एक आधा क्वेश्चन आपके भारत के संविधान की प्रस्तावना से देखने को मिला है, भारत के संविधान की विशेषताओं से देखने को मिला है, सॉरी, और जिसमें प्रस्तावना को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। नेक्स्ट चलते हैं अगले पार्ट की ओर। अगला पार्ट किसके बारे में है? इंडियन एग्जीक्यूटिव, जो बिल्कुल सिलेबस आपका इंग्लिश में जो दिया गया है वही आपके सामने यहां लिखा गया है। एंड लेजिस्लेचर, ऑर्गेनाइजेशन, थ्योरी एंड प्रैक्टिस, भारतीय कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, उनका जो संगठन है थ्योरी और प्रैक्टिस में, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। इसके अंतर्गत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति के बारे में पूछा गया है, उनका इलेक्शन, इमरजेंसी पावर, ठीक है, इनके संदर्भ में, और कैबिनेट के बारे में, मंत्रिमंडल, प्राइम मिनिस्टर और उनकी शक्तियों के बारे में। तो ये एक बहुत ही बड़ा मेजर पोर्शन है। इसके अंतर्गत लगातार रूप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, दो क्वेश्चन लगभग पूछ लिए जाते हैं। तो इसका डिटेल में अब अध्ययन करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके गत वर्षों के अंतर्गत इस पोर्शन से आपको देखने को मिले हैं। सूची फर्स्ट का मिलान करना है सेकंड से और सही उत्तर का चयन करना है। देखते हैं। किस चीज से है ये क्वेश्चन? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, ठीक है, अनुच्छेद उससे संदर्भित, निर्वाचन हेतु योग्यताएं, राष्ट्रपति पे महाभियोग, महाभियोग का आधार, संविधान का उल्लंघन। तो राष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति के इलेक्शन की बात आ जाती है, राष्ट्रपति के इमरजेंसी पावर की बात आ जाती है, और शब्द ही जो आपके सिलेबस में राष्ट्रपति जब डाल दिया गया है तो राष्ट्रपति से जुड़ी हर एक बात आपके लिए जरूरी हो जाती है। तो राष्ट्रपति के अनुच्छेद, इसके लिए एक जो प्रचलित ट्रिक है जिसके माध्यम से आप याद करते हो वो आपको सामने एक बार फिर दोहरा देते हैं कि किस ट्रिक के माध्यम से अनुच्छेद एक जो अनुच्छेद 52 से 61 तक लगातार रूप से राष्ट्रपति के संदर्भ में है, तो उनका आपको ध्यान आवश्यक रूप से होना चाहिए। रास मनी, ठीक है, अलग अलग तरह की मनी होती है, ब्लैक मनी, व्हाइट मनी, जो भी है, ठीक है, इसी तरीके से जो सबको रास आती है वो कौन सी मनी होती है? रास मनी। रास मनी पप्पू की योग्यता, शर्तें समान है। ये एक छोटी सी लाइन है जिसके माध्यम से अपने राष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी अनुच्छेद है, अनुच्छेद 52 से 61, उनका अध्ययन करेंगे कि कौन सा अनुच्छेद क्या बताता है। बिल्कुल आपके क्रमबद्ध रूप से आपको इसके माध्यम से ध्यान चल जाएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले रा से, रा से कि किस तरीके का अनुच्छेद रा से आपके क्या अर्थ इसका निकलता है। रा यानी सबसे पहले अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 के अंतर्गत क्या किया गया है? रा से राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति पद की व्यवस्था रा से आप समझ सकते हो, बिल्कुल हल्का सा हिंट मिलना ही बहुत ज्यादा अपने लिए एक उपयोगी साबित होता है इस तरीके से। तो अनुच्छेद 52 के तहत रा से आपके राष्ट्रपति पद की विशेषता की गई, व्यवस्था की गई है। उसके बाद में अगला आपके देखने को मिलता है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 से आपको क्या कि ठीक है, राष्ट्रपति को क्या बनाया गया है? संवैधानिक प्रमुख बनाया गया है। यानी राष्ट्र का जो प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख होगा वो कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। ये कौन से अनुच्छेद में बात की गई है? अनुच्छेद 53 के अंतर्गत बात की गई है। नेक्स्ट अगला कि मैं से अनुच्छेद 54 बढ़ाओ, ठीक है। मैं से क्या हो गया? मतदान, मतदान, ठीक है ना। और मतदान कौन करेगा? ठीक है, मतदान कौन करेगा? तो सबसे पहली बात यही है कि ठीक है, जब राष्ट्रपति की बात कर दी गई कि एक राष्ट्रपति होगा, व्यवस्था कर दी गई उस पद की 52 के तहत, 53 के तहत कह दिया गया कि वो संवैधानिक प्रमुख होगा, तो अब उसकी बात की ठीक है, उसको बनाएंगे, यानी उसके लिए वोट कौन डालेंगे, मतदान कौन करेंगे। तो जो भी है इसकी मतदान से संबंधित कि कौन कौन भाग लेते हैं वो आगे जो भी होगा क्वेश्चन बात करेंगे। तो मतदान कौन करते हैं, और उसके बाद में अनुच्छेद 54 के बाद में तो नी से आपके क्या हो जाएगा? निर्वाचक मंडल, सॉरी निर्वाचक प्रक्रिया, निर्वाचन की प्रक्रिया। निर्वाचन की प्रक्रिया या रीति। तो अनुच्छेद 55 से कि निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, कि निर्वाचन की प्रक्रिया, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो फार्मूला लागू होता है, वो कोटा संबंधित, वो सब बातें आपको अनुच्छेद 55 के अंतर्गत देखने को मिलती है। अनुच्छेद 56 से आपके पैसे क्या हो गया? पदावधि, यानी
कार्यकाल कितना होगा? पदावधि अनुच्छेद 56 से। और अनुच्छेद 57 से आपके क्या आ गया? पू से आपका हो गया पुनर्निर्वाचन, यानी क्या वो राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए एलिजिबल है या नहीं है? पुनर्निर्वाचन आपके 57 से। तो ये देखो, जो शुरू के जो 6 शब्द है, 6 अनुच्छेद इससे आपके क्लियर हो जाते हैं। हल्का सा हिंट बहुत होता है। रासमणी पप्पू की योग्यता की से कुछ नहीं है, ठीक है, योग्यता से योग्यता है अनुच्छेद 58 में। 59 में शर्तों की बात की गई है। स, यहां स में थोड़ा आपको अलग लगेगा कि स सलगम वाला क्यों लिखा है, तो स से आपके क्या हो गई? शपथ। शपथ आपके किस में है? 60 नंबर अनुच्छेद के अंतर्गत है। और मैं से आपके क्या आ गया? महाभियोग की प्रक्रिया, तो ये आपके किसके अंतर्गत है? 61 के अंतर्गत। तो 52 से 61 का आपने इस एक ट्रिक के माध्यम से आपने लगातार जो अनुच्छेद है इनके बारे में पूछा जाता रहा है, राष्ट्रपति की जो पावर्स है, राष्ट्रपति के जो अनुच्छेद है उनके बारे में। तो देखा, अब इस क्वेश्चन का मिलान करते हैं, देखते हैं कि क्या है। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु एक निर्वाचक मंडल होगा। निर्वाचक मंडल, तो अभी अपनों ने बात की थी निर्वाचक मंडल, रास मनी नी से निर्वाचक मंडल, ठीक है। तो अनुच्छेद 54 के तहत यह व्यवस्था की गई है, ठीक है। मैं से मतदान कौन करेगा, यानी कौन कौन मतदान करेगा, उसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होंगे, तो अनुच्छेद 54 के अंतर्गत, ठीक है। और निर्वाचन हेतु योग्यताएं, योग्यता शर्तें समान है, अनुच्छेद 58 के तहत बात की गई है, ठीक है। महाभियोग, अब दो बातें की गई है, महाभियोग और महाभियोग का अधिकार आधार है वो संविधान का उल्लंघन। तो महाभियोग लगेगा राष्ट्रपति के ऊपर, ये बात की गई है अनुच्छेद 56 के अंतर्गत। अनुच्छेद 56 के अंतर्गत बात की गई है कि पदावधि राष्ट्रपति को हटाने का अधिकार आधार क्या होगा? महाभियोग चलेगा। और जो महाभियोग की प्रक्रिया है संविधान के उल्लंघन के आधार पर लगती है, ये आपको अनुच्छेद 61 के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो विस्तृत रूप से अपने राष्ट्रपति से रिलेटेड जो अनुच्छेद थे इनके बारे में चर्चा की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो राष्ट्रपति के बारे में एक और क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं इनके बारे में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन कौन सा है? तो राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जा सकता है आपातकालीन शक्तियां भारत और उसके क्षेत्र में किसी भी भाग में वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में हो। तो बिल्कुल ये सही है कि जब भारत में आपातकालीन शक्तियों के बारे में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है कि भारत या उसके किसी क्षेत्र में वित्तीय स्थिरता की साख खतरे में हो, तो ये सही कथन है। वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य के मामलों में जुड़े सेवारत लोगों के वेतन और भत्तों में भी कटौती की जा सकती है। तो जब वित्तीय आपातकाल लगता है तो उनके वेतन भत्तों के अंदर कटौती की जा सकती है, तो यही भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य विधायिका, यानी जो राज्य का जो विधानमंडल है, राज्य की जो विधायिका है, उसके द्वारा जो पारित विधेयक है उनको राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जा सकता है, ठीक है। कब कब किया जा सकता है इसकी बात करते हैं। और नेक्स्ट है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा सामान्यतः 2 माह की अवधि के लिए प्रभावी रहती है। तो ये आपके 2 माह की अवधि के लिए प्रभावी रहती है, उसके बाद में संसद के द्वारा पुनः अनुमोदन करके इसे अनिश्चित काल के लिए भी बढ़ाया जा सकता है वित्तीय आपातकाल को। 3 नंबर कथन है ये आपके इसके संदर्भ में गलत है। गलत कैसे है कि बोला जा रहा है कि राज्य विधायिका द्वारा जो पारित विधेयक है उनको राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जा सकता है, तो सभी विधेयकों को नहीं किया जा सकता। जैसा कि अनुच्छेद 207 में आर्टिकल 207 जो बात की गई है, जिसके अंतर्गत की जो कुछ विधेयक चाहे वित्त विधेयक है या अन्य जो जिसके उसके अंतर्गत बताए गए हैं अनुच्छेद 207 के अंतर्गत, उनको ही रोका जा सकता है, आरक्षित किया जा सकता है। सभी विधेयक नहीं आरक्षित किए जा सकते। तो ये कथन आपके गलत हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन है। अब ये आप डीप स्टडी करते हो तभी आप इन क्वेश्चनों को कर पाते हो। तो किस तरीके के क्वेश्चन राष्ट्रपति से पूछे गए हैं? राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर, क्योंकि इमरजेंसी पावर बिल्कुल आपके सिलेबस में सीधा सीधा लिखा हुआ है, इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो 2 चीजें जो आपको PYQ के माध्यम से जो पता चलती है कि किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, और सिलेबस आपके दिमाग में होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है, सिलेबस में किन किन चीजों को लिखा गया है, जो पॉइंट उसमें लिखे गए हैं डायरेक्ट उससे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि जब लोकसभा सत्र में नहीं है तो राज्य की संचित निधि, यानी जो स्टेट के संदर्भ में है उसकी संचित निधि में व्यय के लिए
संसद की मंजूरी लंबित रहने के कारण ऐसे व्यय को प्राधिकृत करने की शक्ति है, वो क्षमता या शक्ति किसकी होगी? राष्ट्रपति की होगी। तो ये सीधा सीधा अनुच्छेद से संबंधित आर्टिकल भी, जो इमरजेंसी पावर के संदर्भ में जो अनुच्छेद यहां जो बात हो रही है, वो बात आपके आगे अनुच्छेद 357, ठीक है, 1 गए, ठीक है, पहले का 3rd नंबर पार्ट 357 के अंतर्गत ये बात की गई है कि जब आपको पता है कि 356 के अंतर्गत, आर्टिकल 356 के अंतर्गत राज्य में संवैधानिक तंत्र की जब विफलता होती है, राज्य में राज्यपाल के द्वारा अनुशंसा की जाती है कि राज्य का जो शासन है वो संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल सकता, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है। तो यही पूछ रहा है कि जब अगर लोकसभा सत्तर में नहीं है तो संचित निधि से जो व्यय है उसको करने की जो क्षमता राष्ट्रपति की होगी, ये कौन से अनुच्छेद में है? तो डायरेक्टली अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन अपने क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि 352 में ये है, 356 में ये है, 360 में ये है, लेकिन ये एक अंदर से क्वेश्चन जो पूछा गया है अनुच्छेद का, ये अनुच्छेद है 357 ए का, जो गैर नंबर पार्ट है। तो किस तरीके से अनुच्छेद से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन आए हैं, तो इमरजेंसी पावर के जो भी आर्टिकल्स है उनका भी आपको नॉलेज होना अति आवश्यक है, जो मुख्य मुख्य बातें उसमें लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के शब्दों में निम्नलिखित में से सही क्रम क्या है? क्रम पूछ लिया गया है यहां पे। अब अपने तो रट्टा मार रहे हैं कि शर्तें या समान है, ठीक है, योग्यता शर्तें समान है, से शपथ 60 नंबर में आपने पढ़ लिया, लेकिन यहां इसने पूछ लिया कि जो शपथ में जो बात कही जाती है उनका क्रम क्या है? क्रम पूछ दिया कि ठीक है, संरक्षण पहले है, परिरक्षण पहले है, प्रतिरक्षण पहले है, परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण, जो भी है इनका क्रम आगे पीछे करके आपसे पूछ लिया गया, और आप बिल्कुल अच्छे तरीके से याद करके जाते हो, और ये क्वेश्चन आपसे इस तरीके से गलतियां करवा देता है। तो बिल्कुल राष्ट्रपति के अनुच्छेद 60 के अंतर्गत जो बात की गई है, सबसे पहले बात क्या है? परिरक्षण की बात होती है, फिर संरक्षण और प्रतिरक्षण यानी प्रिजर्वेशन की बात सबसे पहले होती है। इसको किस तरीके से याद रख सकते हैं कि परि पहले आएगा, प्रति पहले आएगा? तो किसी भी तरीके से कि जो संविधान के संदर्भ में, या अपने छोटे होते थे तो परियों की कहानियां सुनते थे, तो परि आपके पहले है, उसके बाद में संरक्षण और फिर लास्ट में प्रतिरक्षण, ठीक है। तो इस तरीके से अंदर से जो शब्दावली है, उन शब्दावली के क्रम को लेकर भी क्वेश्चन लगातार रूप से पूछे गए हैं। कहीं आप अपने जैसे डायरेक्टली ऊपर ऊपर से पढ़ते जाते हैं और क्वेश्चन आते हैं, पढ़ा हुआ भी है लेकिन फिर भी नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा सा अंदर की चीजों को भी जानना आपके लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रपति के संदर्भ में, राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है चुनाव के संदर्भ में? ये क्वेश्चन आपके सीधा डायरेक्ट सिलेबस में इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट डाला गया है, और चुनाव के बारे में बात करते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, सही बात है, जिसमें संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। बात आ गई यहीं पर ही आगे कि क्या यह कथन सही है? सभी सदस्य भाग लेते हैं क्या? सभी सदस्य भाग नहीं लेते हैं, केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। छोटी सी शब्दावली, एक सभी वर्ड आया, और यहीं से आपको, क्योंकि पेपर में वैसे ही अपने ठीक है थोड़ा टेंस्ड होते हैं, तनाव में होते हैं, ध्यान होती है चीजें, लेकिन रिलैक्स न होने पर आने के कारण अपने क्या कर देते हैं, इन क्वेश्चनों को गलत कर देते हैं। तो निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। बात आई सभी सदस्य, तो सभी सदस्य किसके चुनाव में भाग लेते हैं? संसद के उपराष्ट्रपति के चुनाव में सभी सदस्य भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति में क्या करते हैं? ओनली निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। दूसरा कथन, वह संसद के निर्वाचित सदस्यों व राज्यों की सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य से बने निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता है। ये कथन आपके बिल्कुल सही है। यहां बात कर दी कि निर्वाचित सदस्य संसद के, लोकसभा राज्यसभा के, राज्यों की विधानसभाएं, जो विधानसभाएं हैं उनके जो निर्वाचित सदस्य है उनका एक निर्वाचक मंडल बनता है, उसके द्वारा चुना जाता है राष्ट्रपति को, तो ये सही है। तीसरा नंबर, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पौंडीचेरी के जो निर्वाचित सदस्य है वो भी भाग लेते हैं। तो 17वें संविधान संशोधन के द्वारा ये भी व्यवस्था कर दी गई है कि जो दिल्ली और पौंडीचेरी की जो विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ये भी सही है। 3 नंबर और लास्ट बोल रहे हैं, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और गुप्त मतदान के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो ये भी आपके
सही है, तो इसमें आपके 2, 3 और 4 सही हो जाएंगे, 1 नंबर आपके गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 61 आर्टिकल 61 जो महाभियोग की प्रक्रिया है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का संकल्प लगाया जा सकता है जब उसके द्वारा क्या किया जाए, प्रशासन में सहयोग नहीं किया जाए, उच्च न्यायालय की सलाह को अस्वीकृत कर दे, विधायिका का दुरुपयोग करे। जो भारत के संविधान में लिखा गया है वो किस चीज को लिखा गया है, संविधान का अतिक्रमण या संविधान का उल्लंघन करे, तो सिर्फ इसी कंडीशन में अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद, यानी आर्टिकल भी काफी बार पूछे रहे हैं, आर्टिकल के अंदर की जो बातें हैं उनको पूछा गया है, कौन से अनुच्छेद में संवैधानिक तंत्र की जो विफलता का जो प्रावधान है वो किया गया है। तो ये तो बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले ही बात की थी, तो कौन सा अनुच्छेद है, संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाए तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। वे 3 आधार जिन पर संविधान के अनुच्छेद 352 3 आधार जिनके आधार पर संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपात उद्घोषणा की जाती है उनमें शामिल नहीं है। यानी अनुच्छेद 3 से 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है उसके जो 3 आधार हैं वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो वो आपको ध्यान में होना चाहिए। वो कौन कौन से हैं, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, इन 3 आधार पे क्या किया जा सकता है, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो कौन सा शब्द शामिल नहीं है, तो आंतरिक अशांति। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि मूल संविधान जब लागू हुआ था उस समय आंतरिक अशांति शब्द था आपके इस आर्टिकल के अंतर्गत, तो ये तीनों तो आपके शामिल हैं 3 आधार, और जो नहीं है वो कौन सा हो गया, आंतरिक अशांति। तो अब कब हटाया गया इसको, आंतरिक अशांति को, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को 1978 के अंतर्गत हटा दिया गया। क्यों हटाया गया, क्या इसके तहत कभी राष्ट्रीय आपातकाल लगा है? जी हां लगा है। कब लगा था, 25 जून 1975। 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद तब किया गया था। तो इसका उत्तर आपके क्या हो जाएगा, आंतरिक अशांति। इसको बाद में हटा दिया गया और इसके ध्यान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द ऐड कर दिया गया। सॉरी, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन राज्यों के अंतर्गत अनुच्छेद 371 से संबंधित विशेष उपबंध है? अनुच्छेद 371 के अंतर्गत 370 आप जम्मू कश्मीर के संदर्भ में धारा पढ़ते थे कि विशेष प्रावधान जम्मू कश्मीर के लिए थे जिसको समाप्त कर दिया गया। 371 भी एक है जिसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों के लिए प्रावधानों की जो बात की गई है। तो 371 में फैक्चुअल क्वेश्चन महाराष्ट्र व गुजरात की बात की गई है। उसके बाद में इसके अलग पार्ट भी है, ठीक है, ए से जे बोल लो, यानी 10 आगे जो मिनी पार्ट इसके अंतर्गत और है, या इनको बोल लो हिंदी में बोले तो कै से लेकर अणय तक, जिसके अंतर्गत अलग अलग राज्यों में जैसे असम आ गया, मणिपुर आ गया, नागालैंड आ गया, मिजोरम आ गया, अरुणाचल प्रदेश आ गया, ठीक है। तो इन राज्यों के लिए भी विशेष उपबंधों की या जो विशेष प्रावधान है वो किए गए हैं। तो 371 में जब बात करते हैं तो सीधे सीधे बात वहां महाराष्ट्र और गुजरात शब्द आपको संविधान का जो बेर एक्ट है, जिस संविधान का जो भाग है उसके अंतर्गत इसकी बात की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति को निषेधाधिकार शक्ति निषेधाधिकार शक्ति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यानी निषेध जहां मना करता है तो उसके संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो देखते हैं, राष्ट्रपति राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पारित ऐसे विधेयकों को अनुमोदित करने से इनकार कर सकता है जो राज्यपाल के द्वारा अनुमोदन के लिए आरक्षित रखे गए हैं। ये सही है कि राज्यपाल के द्वारा जो अनुमोदन के लिए रखे गए हैं उनको क्या कर सकता है, इनकार कर सकता है। नेक्स्ट बोल रहा है कि राष्ट्रपति ऐसे विधेयकों को राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पुनर्विचार करने के लिए राज्यपाल को निर्देशित कर सकता है। तो राज्यपाल को पुनः उनके ऊपर विचार करने के लिए भी निर्देशित कर सकता है। डिटेल में बात करेंगे, आगे देखते हैं कि क्या बात हो रही है इसके अंतर्गत।
3 नंबर सी नंबर ऑप्शन बोल रहा है यदि राज्य व्यवस्थापिका विधेयक को वापस राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उनके पास उन विधेयकों को अनुमोदित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता है। ये कथन आपके बिल्कुल गलत है। बात करते हैं, अगला कथन देखते हैं। पहले, राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयक को सीधे अनुमोदित नहीं करने की शक्ति राष्ट्रपति को दरअसल राज्यपाल के माध्यम से प्राप्त होती है, तो ये भी सही है। 3 नंबर कथन आपके गलत है, यानी वीटो पावर, राष्ट्रपति की शक्तियां हैं उनमें वीटो पावर, निषेधाधिकार की शक्तियां भी है, और उन वीटो पावर के अंतर्गत जो राज्य का राज्यपाल है, अनुच्छेद 200 के अंतर्गत, आर्टिकल 200 दोहरा शतक, इसके अंतर्गत राज्यपाल के जिस तरीके से जो विधायी प्रक्रिया संसद में है उसी तरीके से राज्य में भी होती है। और राज्य में जब राज्यपाल के पास कोई विधेयक आता है तो वो जब उसके ऊपर निर्णय लेने में सक्षम नहीं है तो आर्टिकल 200 के तहत वो किसको, राज्यपाल किसको भेज देता है, राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए, राष्ट्रपति से अनुमति के लिए भेजता है। अनुच्छेद 201 के अंतर्गत 201, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति बाध्य नहीं है कि उसके ऊपर स्वीकृति दे या न दे, तो राष्ट्रपति बाध्य नहीं है आर्टिकल 201 के तहत। ठीक है, यही बात होगी कि इसने बोल रहा है कि सी नंबर कि बोल रहा है कि विधेयक को अनुमोदित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता है, तो राज्य के संदर्भ में बिल्कुल भी बाध्य नहीं है राष्ट्रपति। हाँ, बाध्य है, लेकिन किस संदर्भ में, संसद के संदर्भ में। संसद के द्वारा जब पुनर्विचार के बाद जब विधेयक भेज दिया जाता है तो राष्ट्रपति को उसके ऊपर हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं। तो इस संदर्भ में जो राष्ट्रपति की जो वीटो पावर थी उसके भी जो अनुच्छेद है और उनके जो अंदर की जो बातें हैं वो भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रपति का जो पद है शासकीय प्रणालियों के किस संयोग को चरितार्थ नहीं करता, किस चीज को नहीं चरितार्थ करता, संसदीय व गणतंत्रीय, बिल्कुल अपनी व्यवस्था है, गणतंत्रीय लोकतंत्र भी है, संघीय संसदीय है, अध्यक्षात्मक, क्या भारत में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, गणतंत्रीय चलो है, अध्यक्षात्मक नहीं है, तो ठीक है, इस चीज को चरितार्थ नहीं करता है। अध्यक्षात्मक कहाँ है, यूएसए के अंतर्गत, ठीक है। और अध्यक्षात्मक में क्या होता है, नाम मात्र और जो वास्तविक कार्यपालिका होती है, नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका वो एक ही व्यक्ति के अंतर्गत होती है, और यूएसए में वो किसके अंदर समाहित है, राष्ट्रपति के अंतर्गत समाहित है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, अध्यक्षात्मक प्रणाली को प्रतिबिंबित नहीं करता है, इस संयोग को चरितार्थ नहीं करता है। भारत एक गणराज्य है, क्यों, तो अभी पहले भी क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, गणराज्य है क्यों है, गणराज्य का अर्थ आपको ध्यान में होना चाहिए। तो गणराज्य क्यों है, क्योंकि राष्ट्रपति क्या है, निर्वाचित होता है, राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, इस वजह से गणराज्य कहा जाता है। भारत की प्रस्तावना में भी लिखा हुआ है, संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत भी, एक राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है। अनुच्छेद 356 के तहत जो राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो उसकी अवधि कितनी हो सकती है, अधिकतम, तो अधिकतम अवधि 3 साल हो सकती है। 6 महीने के लिए शुरुआत में लगाया जाता है, उसके बाद में समय समय पर संसद के अनुमोदन से 6-6 महीने के लिए आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन कब तक बढ़ा सकते हैं, 3 साल तक के लिए बढ़ा सकते हैं। 360 के तहत वित्तीय आपातकाल वो अगर लागू हो तो उसे अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ा सकते हैं, लेकिन 356 के तहत जो राष्ट्रपति शासन लागू होता है उसे मैक्सिमम 3 साल तक के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। राष्ट्रपति की आपात शक्तियों के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन, जो गलत कथन है इमरजेंसी पावर के संदर्भ में, तो वो देख के बताना है। देखते हैं, अनुच्छेद 352 के अधीन आपात उद्घोषणा को तब तक जारी नहीं करेगा जब तक संघ की मंत्रिपरिषद उसे ऐसी उद्घोषणा के लिए लिखित में संसूचित न करे। 352 के तहत, ठीक है, देखते हैं एक बार। अनुच्छेद 356 के अधीन की गई आपात उद्घोषणा का न्यायिक पुनर्वलोकन किया जा सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 356 के अधीन की गई आपात उद्घोषणा को लोकप्रिय रूप में राष्ट्रपति शासन कहते हैं, ठीक है। वित्तीय आपात आज तक जारी नहीं हुआ, ये भी ठीक है। तो कथन की बात करें, सबसे पहले ए नंबर कथन बोल रहा है कि 352 के तहत जो आपात उद्घोषणा होता है उसको तब तक नहीं करेगा जब तक मंत्रिपरिषद ऐसी उद्घोषणा के लिए लिखित में संसूचित न करे। मंत्रिपरिषद नहीं है, यहां पर मंत्रिमंडल शब्द है। भारत के संविधान में सिर्फ एक जगह ही वर्णन किया गया इस मंत्रिमंडल का, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत ही,
352 के अंतर्गत ही कि मंत्रिमंडल लिखित रूप में संसूचित न करे तब तक अनुच्छेद 352 नहीं लगाया जा सकता। हुआ भी था इसका जब 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर जब आपातकाल लगाया गया था इंदिरा गांधी के टाइम में, तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और कहने को मिलता है कि इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 की रात्रि को आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। प्रेस आदि की आजादी को पाबंदित कर दिया गया था और राष्ट्रपति को अगले दिन फखरुद्दीन अली अहमद को बाद में बताया गया था। तो ये चीजें देखने को मिलती है। बाद में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इस चीज को सुधारा गया और उसमें ये बात कही गई कि क्या किया जाएगा, लिखित रूप से जब मंत्रिमंडल के द्वारा सूचित किया जाएगा तभी राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अनुच्छेद 352 के तहत आपात उद्घोषणा लागू कर सकता है। 356 के तहत आपात उद्घोषणा लगे तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है न्यायिक पुनरावलोकन, क्योंकि अगर किसी राज्य के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, अगर लगे किसी नागरिक को कि ठीक है ये राष्ट्रपति शासन लगाया गया किसी राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है, किसी अनुचित उद्देश्य के लिए लगाया गया है, तो उसकी न्यायिक पुनरावलोकन न्यायिक जांच हो सकती है। 356 को बोला जा रहा है कि लोकप्रिय रूप में राष्ट्रपति शासन बोलते हैं तो बोलते हैं इसको, और वित्तीय आपातकाल आज तक जारी नहीं हुआ है अनुच्छेद 360 के तहत, तो ये भी सही है। तो त्रुटिपूर्ण कथन कौन सा है आपके ए नंबर। भारत के किस राष्ट्रपति के निर्वाचन में द्वितीय चक्कर की मतगणना, सेकंड राउंड की जो वरीयता की गणना की गई थी तो वो कौन थे, वीवी गिरी थे। सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन। 1969 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ, कांग्रेस दो भागों में जब बंट गई, कांग्रेस ओ ऑर्गेनाइजर, ठीक है, और कांग्रेस आ रिक्विजिनिस्ट, ठीक है, इंदिरा गांधी ये थी और इसके जो सिंडिकेट के सदस्य मुख्य रूप से नीलमजी गप्पा, ठीक है, उनके नेतृत्व में ये थी और इसकी इंदिरा गांधी। तो राष्ट्रपति कैंडिडेट के रूप में उस समय खड़े हुए थे वीवी गिरी को समर्थन दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, और कांग्रेस ओ की तरफ से जो उम्मीदवार थे वो कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी थे, ठीक है। और इन चुनाव के अंतर्गत इंदिरा गांधी ने अंतरात्मा की आवाज के माध्यम से वोट डालने के लिए अपील की थी। कांग्रेस ओ यानी ऑर्गेनाइजर जो सिंडिकेट के सदस्य थे, वरिष्ठतम सदस्य थे, उनके द्वारा यह कहा गया था कि क्या किया जाए, कांग्रेस के लिए एक व्हिप जारी किया गया था कि कांग्रेस के सदस्य उनके पक्ष में यानी नीलम संजीव रेड्डी के पक्ष में मतदान करें। तो ये 1969 में ये जो बात सामने आई थी, उपराष्ट्रपति थे उस समय वीवी गिरी, और उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देकर ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। उसी समय जो क्या थे अपने जो एम हिदायतुल्ला सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उनको भी कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। तो वो यहीं से था 1969 के अंतर्गत। नेक्स्ट बढ़ते हैं संविधान के अनुच्छेद 355 में आपात की किन दशाओं का उल्लेख किया गया, ठीक है। 352 पढ़ते हैं, 356 पढ़ते हैं, 360 पढ़ते हैं। तो इमरजेंसी पावर के आर्टिकल्स बहुत ही ज्यादा पूछे गए हैं। 355 पूछा गया है, देखो 2018 की भर्ती के अंतर्गत 355 में क्या है, सीधी सी बात क्या है, युद्ध व सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, युद्ध व आंतरिक अशांति, बाह्य आक्रमण व अशांति। तो डी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा अनुच्छेद 355 के अंतर्गत, क्योंकि अपने इसको क्वेश्चन को देखते हैं तो अपने को यह लगता है आंतरिक अशांति शब्द तो हटा दिया गया, तो ये तो उत्तर हो ही नहीं सकता, ठीक है। अपने इनके ऊपर युद्ध सशस्त्र विद्रोह या इनके ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि 352 से 355 तक लगभग इन्हीं की बात चलती है। 356 में राष्ट्रपति शासन की बात होती है संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर। तो 355 के अंतर्गत यह बात की गई है कि संघ का यह कर्तव्य है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कर्तव्य है कि वो क्या करेगा, राज्यों की बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से सुरक्षा करेगा, संरक्षा करेगा, अनुच्छेद 355 के अंतर्गत। तो 355 में क्या बात है, तो किस तरीके से जो अनुच्छेद है, अनुच्छेदों के अंदर की बातें भी पूछी गई है, इमरजेंसी पावर के जो आर्टिकल्स है, तो इनको सही तरीके से कंठस्थ करने की आवश्यकता है कि इनके अंदर से क्वेश्चन आए, क्योंकि सीधे सीधे रूप में आपके सिलेबस में इमरजेंसी पावर्ड वर्ड जो है वो मेंशन किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ का प्रारूप भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत वर्णित है, शपथ, ठीक है। तो सीधी सीधी बात करें, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। 12 अनुसूचियों में सबसे अगर बात करें कि पहली अनुसूची, पहली, दूसरी, ठीक है, आज याद ही कर लेंगे इनको ताकि आप भूलोगे नहीं।
तो सबसे पहली अनुसूची में बात की गई, जब भारत की बात आती है तो भारत का दायरा क्या है, संघ, और उसका राज्य क्षेत्र क्या है। तो भारत का जो राज्य क्षेत्र संघ व उसका राज्य क्षेत्र, भारत का जो राज्य क्षेत्र दायरा, ठीक है, उसकी बात की गई है। अब सबसे पहले जब भारत की संघ क्षेत्र की ऋण की बात होगी तो दूसरी बात किसकी होती है, रुपये पैसों की, ठीक है ना, रुपये पैसों की, ठीक है, बात होगी कि ठीक है भारत का दायरा ये है, और दायरा होते ही सबसे पहले बात, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब लोकसभा, राज्यसभा या अन्य जो भी राज्यों के विधानमंडल वगैरह हैं, तो इनमें कोई भी वेतन संबंधी बात आती है तो वो विधेयक बड़े ही जल्दी पास हो जाता है, ठीक है। तो 2 नंबर अनुसूची, यानी जब भारत के राज्य क्षेत्र की बात होगी तो सबसे बाद में 2 नंबर पे, अब उसके बाद में किसकी बात होगी, वेतन भत्तों की बात। तो 2 नंबर अनुसूची में वेतन भत्ते हैं। 3 नंबर, अब भले का ठीक है वेतन भत्ता दे दिया, अब भले मानसोगन खुआ दो, कोई दिक्कत की बात को नहीं। तो 3 नंबर अनुसूची कहती है अब हमें शपथ दे दो, यानी 3 नंबर अनुसूची में शपथ की बात की गई है। और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, सीट आवंटन। तो ये चारों अनुसूचियां आपको ध्यान होनी चाहिए, शुरू वाली, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री के द्वारा पद व गोपनीयता की शपथ। तो शपथ आपने देखा कि पहले में राज्य क्षेत्र, दूसरे 2 नंबर पे वेतन की बात की जा रही है, वेतन देने के बाद में हमें भले सौगंध खुआ लो। तो तीसरी अनुसूची के अंतर्गत शपथ का वर्णन है। अब शपथ का वर्णन है, किन किन लोगों की शपथ का वर्णन है, तो संसद के जो सदस्य हैं, राज्य विधायिकाओं के जो सदस्य हैं, इसके अलावा उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की शपथ है, सीजीआई, ठीक है, कैग की, इनकी सबकी शपथ के बारे में है। लेकिन जो शपथ नहीं है राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की, इन और राज्यों के राज्यपाल, इनकी शपथ का प्रावधान इस तीसरी अनुसूची में नहीं किया गया। तो ये भी अंदर की बात है जो आपको ध्यान में होनी चाहिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इनकी शपथ का प्रावधान तीसरी अनुसूची में नहीं है। तो कहां है, वो इनके अनुच्छेदों के अंतर्गत ही है। जैसे राष्ट्रपति का आपने अनुच्छेद 60 के अंतर्गत पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद में मंत्री अपना पद धारण करते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद में मंत्री अपना जो पद धारण करते हैं वो कब तक करते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य ग्रहण करते हैं। कहां बात हुई है, सीधी सीधी बात कि अनुच्छेद 74 के अंतर्गत ये बात की गई है कि एक मंत्रिपरिषद होगी, उसका प्रधान कौन होगा, मंत्री होगा। जब बात आ जाती है आगे अनुच्छेद 75, ठीक है, 75(1) में बात की गई है कि इनकी नियुक्ति की बात की है, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। और 75(2) के अंतर्गत जब बात की गई है, ठीक है, ये किसके अनुसार कार्य करेंगे, कब तक अपने पद को धारण करेंगे, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, क्योंकि इनको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इनका नियुक्तकर्ता कौन होता है, राष्ट्रपति ही होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति इनको नियुक्त करता है। संघ की मंत्रिपरिषद, संघ की जो मंत्रिपरिषद है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। तो मंत्रिपरिषद बिल्कुल स्पष्ट रूप में आपके ये सिलेबस में दिया हुआ है, कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज पावर, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री बड़ा ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सिलेबस के संदर्भ की अगर बात करें तो। सामूहिक रूप से अनुच्छेद 75(3) के तहत बात की गई है कि वो किसके रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति। विचलित नहीं होना है, राष्ट्रपति के प्रति नहीं होता, ठीक है। राष्ट्रपति के प्रसाद में कार्य करते हैं संसद, क्योंकि संसद में दोनों सदन आ जाते हैं तो नहीं होगा। लोकसभा अध्यक्ष के प्रति नहीं होते, लोकसभा के प्रति होते हैं। सामूहिक रूप से किसके प्रति, लोकसभा के प्रति। और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, उनका नियुक्ता अधिकारी कौन होता है, ठीक है, राष्ट्रपति। व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जबकि सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित कुछ कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है, 74, 75, 78, 79। तो बात करते हैं किसकी, अनुच्छेद 74 की बात। 74 में अभी जो थोड़ी देर पहले बात की कि क्या होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी, ठीक है, जिसका प्रधानमंत्री होगा। इसकी व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 75 के तहत, जो अलग अलग इनकी नियुक्ति के बारे में किया गया है। सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, राष्ट्रपति के प्रति, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये कार्य किए गए हैं, तो कार्य करते हैं। तो 75, 1, 2, 3, जिसमें ये बात देखने को मिलती है। 78, इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 78। 78 में क्या है कि प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्य हैं कि वो राष्ट्रपति को उनके बारे में अवगत कराए कि संघ के जो कार्य है उनके बारे में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उनके बारे में अवगत कराएगा। तो ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य है आर्टिकल 78 के तहत,
79 में किसका वर्णन है? संसद का, ठीक है, और 80 में राज्यसभा का। किस संविधान संशोधन के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि प्रधानमंत्री को मिलाकर मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या की 15% से अधिक नहीं हो सकती है? ठीक है, तो पहले क्या था कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या अनाप शनाप, तो इससे क्या होता था, वेतन भत्तों के माध्यम से और देश के ऊपर, राज्य के ऊपर क्या होता था, अनावश्यक भार पड़ता था। तो 91 में 91 संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि लोकसभा सदस्यों की कुल सदस्य संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है, राजस्थान में अगर बात करें तो 200 का 15% कितना हो गया, 30 सदस्य संख्या से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, और कई छोटे राज्य हैं, उन छोटे राज्यों के संदर्भ में बात करें तो न्यूनतम संख्या है वो कितनी नहीं हो सकती, न्यूनतम इस संदर्भ में 12। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान होना आवश्यक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ के मंत्रिमंडल शब्दावली का उल्लेख संविधान में केवल एक बार हुआ है। ठीक है, संविधान की इस शब्दावली को 42वें संविधान संशोधन द्वारा अंतः स्थापित किया गया था। तो मंत्रिमंडल, थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 352 के अंतर्गत किया गया है। उसकी लिखित अनुशंसा पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। और ये बोल रहे हैं 42वें संविधान संशोधन, नहीं जी, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ये व्यवस्था की गई थी। तो केवल एक सही है, दूसरा नंबर गलत है। मंत्रिमंडल के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, फिर कैबिनेट के बारे में क्वेश्चन आया है। मंत्रिमंडल के मंत्री स्वयं के अधिकार के आधार पर बैठक में जाते हैं। ठीक है, बैठक में स्वयं के आधार पर जाते हैं, सही है। राज्य मंत्री मंत्रिमंडल की किसी भी विशेष बैठक में निमंत्रित होने पर ही जाते हैं, ये भी सही है कि जो राज्य मंत्री, जो मंत्रियों की कैटेगरी है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, तो मंत्रिमंडल के जो कैबिनेट मंत्री होते हैं बैठकों में जाते हैं। 2 नंबर बोल रहा है कि राज्य मंत्री है वो निमंत्रित होने पर ही जाते हैं। उप मंत्री है किसी भी बैठक में भाग नहीं लेते हैं, सही है। ठीक है, एक मंत्री को चाहे वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, प्रत्येक सदन में मत देने का अधिकार है, यदि वे उस सदन के सदस्य हो या न हो। तो ये कथन आपके गलत है। ठीक है, तो गलत कथन पूछा है। गलत कथन कौन सा है कि क्या है, मंत्री चाहे वो सदन के किसी भी सदन के सदस्य हो, लोकसभा, राज्यसभा, उनको मत देने का अधिकार है, भले ही वो सदन के सदस्य हो या नहीं हो, मत देने का अधिकार नहीं है। उनको उसी सदन में मत देने का अधिकार है जिस सदन के वो सदस्य हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन देखे, लगभग आपने 23, यानी ये एक बड़ा पोर्शन जिसमें आपने 2 चीजें आपको देखने को मिली, जिसमें आपने राष्ट्रपति, उसकी इमरजेंसी पावर के बारे में पढ़ा, मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री और उनके कर्तव्यों के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में, ठीक है, उनकी शक्तियों के बारे में पढ़ा। तो लगभग 23-24 क्वेश्चन इस पार्ट से आपको देखने को मिले हैं। तो 2 क्वेश्चन लगभग, अगर बात करें कि पीछे की जो 11-12 भर्ती परीक्षाएं हुई है, चाहे संस्कृत शिक्षा विभाग की आगे, चाहे वो फिजिकल एजुकेशन के फर्स्ट ग्रेड के पेपर आगे, तो उनमें इस पार्ट से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है जिसको सही तरीके से आपको प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके अंतर्गत इमरजेंसी पावर से रिलेटेड अनुच्छेद हैं और इसके अलावा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से रिलेटेड चाहे अनुच्छेद है चाहे उनकी शक्तियां हैं। ठीक है, नंबर 3 बात करते हैं पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट, संसद, स्पीकर, ठीक है, और उनके जो फंक्शंस है इनके बारे में। निम्नलिखित में से किस विधायिका की अध्यक्षता उस निकाय के गैर सदस्य के द्वारा की जाती है? ठीक है, कौन सा सदन है जिसकी अध्यक्षता उस सदन का सदस्य नहीं होता उसके द्वारा की जाती है? तो बिल्कुल आपको पता है कि राज्यसभा की जो सदस्य होती है, जो अध्यक्षता होती है, वो कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति करता है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उसको वेतन भत्ते भी राज्यसभा के सभापति होने के नाते ही मिलते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 63 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। 63 लास्ट में तिया, ठीक है, और इससे बना दो आप उप। ठीक है, 63 में उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है और अनुच्छेद 64 के अंतर्गत बताया गया है कि वो क्या होगा? राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। संसद के सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत, इसको एक निर्वाचक मंडल के द्वारा इसको चुना जाता है। सूची 1 को सुमेलित करना है दूसरी से। ये क्या है? आपके लोकसभा क्षेत्रों की बात की गई है विभिन्न राज्यों के संदर्भ में।
कर्नाटक, तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। जैसे राजस्थान से कितने हैं, 25 लोकसभा सदस्य है, ठीक है, 25 लोकसभा सीटें हैं। कर्नाटक से कितनी है, 28 है, ठीक है। आंध्र प्रदेश और राजस्थान में सेम है, 25 है। गुजरात राजस्थान के पास में ही है, एक ज्यादा है, ठीक है, 26, और उड़ीसा से 21 है। तो इस तरीके से सुमेलित आपको लोकसभा क्षेत्र जो मुख्य मुख्य तौर से हैं, ठीक है, किस राज्य से कितने लोकसभा सीटें हैं, इनका भी आपको ध्यान होना आवश्यक है। संसदीय समितियों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, संसदीय समितियां, बात करें संसदीय समितियों की बात करें तो क्या है, कब 1919 का जो अधिनियम है, 1919 का अधिनियम जिसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं, इसके तहत 1921 में संसदीय समितियों की स्थापना हुई थी। इनको संसदीय समितियों को लघु संसद भी कहा जाता है। अगर इनके बारे में बात करें, सांसदों का ये एक चैनल होती है जिसके माध्यम से ये कार्य करती है। अब जो इससे संदर्भित कथन दिए हैं जिसमें पूछा गया कि कौन सा कथन गलत है, संसदीय समितियां अपना प्रतिवेदन प्रधानमंत्री को प्रस्तुत करती है, ठीक है। देखते हैं आगे, संसदीय समिति का अर्थ है संसद द्वारा नियुक्त और चुनी गई अथवा अध्यक्ष द्वारा नामित समिति, ठीक है। संसदीय समिति अध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करती है, ठीक है। संसदीय समिति अपना प्रतिवेदन अध्यक्ष को एवं सचिवालय को प्रस्तुत करती है। तो कौन सा कथन गलत है ये पूछा जा रहा है। दोनों ही चीजें आपको बोल दी कि प्रतिवेदन प्रधानमंत्री को प्रस्तुत करता है और प्रतिवेदन अध्यक्ष या सचिवालय को, दोनों में से एक होगा, ठीक है। तो दोनों ये बी और सी तो अपने आप ही नहीं होंगे, इनमें से होंगे। तो संसदीय समितियां होती है वो अपने अध्यक्ष के प्रति जिम्मेदार होती है, उनको अध्यक्ष के द्वारा ही चुना जाता है और ये अध्यक्ष और सचिवालय को प्रस्तुत करती है। तो गलत कथन आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। दो तरह की समितियां होती है, स्थायी समितियां, अस्थायी या जिसको तदर्थ समिति बोलते हैं। स्थायी समितियां जो एक हमेशा अस्तित्व में रहती है, अस्थायी समितियां जो क्या है, एक निश्चित उद्देश्य के लिए जो इलेक्ट की जाती है और वो प्रयोजन समाप्त होते ही वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। भारत सरकार में नौकरशाही का सर्वोच्च पद क्या है, वरिष्ठतम पद क्या है, तो नौकरशाही वरिष्ठ पद क्या है, कैबिनेट सचिव है। यही मुख्य सचिवों की मीटिंग लेता है, बैठक लेता है और कैबिनेट सचिवालय का चीफ होता है ये। यह निश्चित चिन्हित कीजिए कि राज्यसभा के गठन के बारे में, राज्यसभा के गठन में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है, कूट के आधार पर उत्तर का चयन करना है, ठीक है। अभी कर देते हैं, राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए, सही है ये कथन। राज्यसभा की सदस्य संख्या 238 राज्यों से प्लस 12 जो मनोनीत होते हैं, ठीक है। राज्य व संघ शासित क्षेत्रों से 238 और 12 जो विभिन्न क्षेत्रों से मनोनीत होते हैं। अगले कथन में आ गया 12 मनोनीत सदस्य विज्ञान, कला, समाज सेवा और खेल क्षेत्रों से होने चाहिए, ये सही नहीं है, खेल क्षेत्र नहीं दिया गया है उसके अंतर्गत। खेल क्या है, एक कला है, तो कला का पहले ही वर्णन आ गया, ये कथन आपका गलत है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया एक जैसी है, एक जैसी नहीं है, ये भी कथन आपके गलत है। राज्यों के अंतर्गत तो राज्यसभा के जो सदस्य है वो राज्य विधायिका के जो विधानसभा है इनके सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होते हैं, जबकि जो संघ शासित क्षेत्र हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, उनके अंतर्गत जो संसद विधि द्वारा जो प्रक्रिया निर्धारित करे उसके तहत निर्वाचित होते हैं। तो ये कथन भी गलत हो जाएगा, एक नंबर आपके यानी केवल ए सही है। लोकसभा के गठन के बारे में कौन सा कथन, लोकसभा के गठन के बारे में कौन सा कथन सही है, तो लोकसभा के बारे में अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, सही है, ठीक है। अधिकतम सदस्य संख्या 530 आपको पता है कि ठीक है राज्यों से होती है, 20 आपके कहां से होगी, संघ शासित क्षेत्रों से। 2 सदस्य आपके जो क्या होते थे, एंग्लो इंडियन, ठीक है। वर्तमान में 104वें संविधान संशोधन द्वारा इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है, एंग्लो इंडियन वाली व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। तो 552 हो सकती है, लिखा गया है, आधार माना गया 1971 की जनगणना को आधार मान के परिसीमन होके उसके अकॉर्डिंग क्या सदस्य संख्या निर्धारित की हुई है अभी तक 552, अगला 2026 तक यही सदस्य संख्या है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 542 है, यानी मैक्सिमम इतनी हो सकती है कितनी, 542 नहीं जी, 542 नहीं है। 530 तो इसमें राज्यों से बिल्कुल पूरे हैं, फिल है सीटें, लेकिन जो संघ शासित क्षेत्र है उससे 20 के बजाय कितने हैं, 13 सदस्य हैं। तो 542 नहीं है, कितने हैं, 543। 2 नंबर जो कथन है ये गलत है।
लोकसभा में राज्यों की सदस्य संख्या 530 से अधिक नहीं हो सकती, तो अभी बात की ये भी सही है। लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या 131 है, सही है। 83 अनुसूचित जातियों से और 48 अनुसूचित जनजातियों से। SC ST से ये बोल रहा है कि 83 और 48, थोड़ा सा इसने विचलित आपको भ्रमित करने के लिए कर दिया कि SC से 83 की बजाय कितनी है, 84 है, और ST से 48 की बजाय कितनी सीटें हैं, 47 सीटें आरक्षित है। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। राजस्थान से 25 लोकसभा सीटें हैं, राजस्थान के संदर्भ में आपको ध्यान होना चाहिए। SC से कितनी है, 4 है, ST से 3 सीटें आरक्षित है। और राज्यसभा में सीटों के संबंध में आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तो इसमें कथन आपके A नंबर सही हो जाएगा और आपके C नंबर सही हो जाएगा। A और C सही है। भारत के संविधान में अपनाई गई वेस्टमिनिस्टर प्रणाली, वेस्टमिनिस्टर प्रणाली का संबंध किससे है? तो वेस्टमिनिस्टर प्रणाली जो आपको पता हो कि ठीक है कहां की देन है, यूके की, ब्रिटेन की देन है। ब्रिटेन में एक सभा स्थल था जिसका नाम था पैलेस ऑफ वेस्टमिनिस्टर, और ब्रिटेन में क्या है, संसदीय शासन व्यवस्था। तो इस प्रणाली का संबंध किससे है, संसदीय प्रणाली से है। और इसके अंतर्गत क्या होता है, वेस्टमिनिस्टर प्रणाली के अंतर्गत कार्यकारी जो संस्थाएं होती है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, वो विधायिका यानी संसद के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। वेस्टमिनिस्टर प्रणाली का संबंध किससे है, संसदीय प्रणाली से। 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। विभिन्न लोकसभाओं में पद ग्रहण करने वाले वक्ताओं के नाम के अनुक्रम को ठीक कीजिए। ठीक है, अब देखो अगर आपसे गलत कराना हो तो इस तरीके के क्वेश्चन डाल देता है कि अपने जो लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं उनके नाम, तो ये तो जरूर सुन लेते हैं कि पहले जीवी मावलकर थे। पहली लोकसभा के वर्तमान में बात कर लें तो ओम बिड़ला है, ठीक है। लेकिन जब बीच की क्योंकि 18 लोकसभा तक आगे इनके अध्यक्षों की बात नहीं करते हैं, नहीं ध्यान रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि इतना लंबा कौन याद करे, राष्ट्रपतियों का क्रम याद करो, उपराष्ट्रपति करो, प्रधानमंत्री कौन कौन रहा है, तो इतना बड़ा झंझट। लेकिन क्या है, स्पीकर वर्ड ये आपके सिलेबस में सीधा सीधा डाला गया है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ये चीजें भी पूछी जा सकती है। रवि रे ये बाद में हुए थे, KS हेगड़े ये भी बाद में थे, सरदार हुक्म सिंह, ठीक है, तीसरी लोकसभा में ये थे। सरदार हुक्म सिंह तीसरी लोकसभा में थे, बलिराम भक्त 5वीं लोकसभा में थे, KS हेगड़े 6ठी में थे, और रवि रे या रवि राय भी इनको बोला जाता है 9वीं लोकसभा में थे। तो आपके जो सही क्रम है ये हो जाएगा। तो इनका भी एक उचंती तौर पे आप मान लो, क्योंकि स्पीकर वर्ड आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो इनका क्रम भी आप अवश्य रूप से ध्यान में कर लेना, पूछा जा सकता है। संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? संसद में दोनों सदन आ गए, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? 25 राजस्थान से, और राज्यसभा में 10। तो टोटल कितना हो गया? 35। संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन है? तो अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। पहली अनुसूची में राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र की बात है, दूसरी में वेतन भत्तों की बात है, तीसरी में शपथ, और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का राज्यवार आवंटन, ये चौथी अनुसूची के अंतर्गत लिखा गया है। सबसे ज्यादा कहां से है? यूपी से। और कितनी सीटें हैं? 31 सीटें। राजस्थान से कितनी है? 10 सीटें। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों को विशेष ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभव के संदर्भ में भारतीय संविधान में वर्णित समूह है, ठीक है। जो मनोनीत सदस्य होते हैं, सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में, जो 12 सदस्य है उनका जो क्रम पूछ लिया। अब आप ये तो चीजें पढ़ लेते हो कि ठीक है 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, कि ठीक है साहित्य से, कला से, विज्ञान से, समाज सेवा से, ठीक है। तो ये 4 जो क्षेत्र वर्णित किए गए हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत, तो अब इनका क्रम पूछ लिया गया। सही क्रम क्या है? अंदर की बातें, यानी जो चीजें जहां आप पढ़ना छोड़ देते हो वहीं से क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें जो बात आपको ध्यान में होनी चाहिए, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, पहला ही उत्तर आपके सही है। यानी जो आपके आर्ट्स के 2 स्ट्रीम, आप जो स्ट्रीम चुनते हो 12th के बाद साइंस या 10th के बाद साइंस या आर्ट्स, तो ये आपके बिल्कुल बीच में आगे, और सबसे पहले बात होती है साहित्य की, और समाज सेवा लास्ट में। यानी जब आप इन क्षेत्रों में कुछ करोगे तभी लास्ट में समाज सेवा करोगे, तो समाज सेवा सबसे लास्ट में है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। 2 स्ट्रीम है, विज्ञान और कला, ये बीच में है। तो ये इनका सही क्रम है। प्रथम लोकसभा कब गठित हुई थी? प्रथम लोकसभा कब गठित हुई थी? चुनाव हुए थे अक्टूबर
1951 से फरवरी 52 के बीच में गठन कब हुआ था? तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। 17 अप्रैल 1952 को प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था। 13 मई 1952 को शपथ दिलाई गई थी। तो बिल्कुल इसको ध्यान में रखना। अंतरिम संसद उससे पहले कार्य कर रही थी, जो संविधान सभा जो थी वही अंतरिम संसद के रूप में कन्वर्ट हो गई थी। राज्यसभा का पूर्ववर्ती सदन क्या था? कौन सा था पूर्ववर्ती सदन? यानी पहले राज्यसभा को किस नाम से पुकारा जाता था? तो इसका सही उत्तर है काउंसिल ऑफ स्टेट। 1919 के अधिनियम के तहत उसके बाद से यही व्यवस्था थी कि राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्य परिषद, काउंसिल यानी परिषद, इस नाम से जाना जाता था। बाद में 23 अगस्त 1954 से राज्यसभा को किस नाम से जाना जाने लगा? सॉरी, काउंसिल ऑफ स्टेट को किस नाम से जाना जाने लगा? राज्यसभा के नाम से जाना जाने लगा। भारत में उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए किसमें लाया जा सकता है? राज्यसभा में। क्यों लाया जा सकता है? क्योंकि आपको पता है कि राज्यसभा का ही पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो उसको हटाने का प्रस्ताव भी राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। संसद से क्या तात्पर्य है? अनुच्छेद 79। संसद, और संसद के घटक कौन कौन होते हैं? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, डी नंबर उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, यानी जो कानून निर्माण की विधि की प्रक्रिया होती है वो तीनों से होकर गुजरती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति उसका अभिन्न अंग होता है। राज्यसभा प्रथम सदन, उच्च सदन, लोकसभा निम्न सदन। 17वीं लोकसभा के लिए संसद के सदस्य के रूप में कितनी महिलाओं को चुना गया? पहले का क्वेश्चन आया हुआ है। अब 18वीं लोकसभा है। ठीक है, 18वीं लोकसभा वर्तमान में, इसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 74। और ये 17वीं लोकसभा, 17वीं लोकसभा में कितने थे? 78 थे, जो आज तक की सर्वाधिक रही हुई है। ये एक बात ध्यान में रखने वाली है कि 17वीं लोकसभा में जो महिला सदस्यों की संख्या थी वो सर्वाधिक थी, और कितनी थी? 78 थी। वर्तमान में कितनी? 18वीं लोकसभा में 74। और सबसे कम कब रही? जब सर्वाधिक की बात कर ली तो सबसे कम कब रही? तो सबसे कम, न्यूनतम, ठीक है, ये 6ठी लोकसभा। कितनी थी जी? 19 थी। ठीक है, तो ये कुछ तथ्य हैं, ये आपको ध्यान होने चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, कभी भी भंग नहीं होता है, और कभी भी भंग नहीं होता है तो इसके सदस्य क्या होते हैं? 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। हर 2 साल के बाद में 1/3 सदस्य हटते हैं, उनके जगह नए सदस्य आ जाते हैं, तो ये कभी भी भंग नहीं होता है। कौन से निम्नलिखित में से कौन अधिकतम समय के लिए लोकसभा अध्यक्ष के रूप में रहे थे? सर्वाधिक समय तक लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कौन रहे थे? तो बलराम जाखड़। ठीक है, 2 लगातार कार्यकाल के लिए ये लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। इसके अलावा नीलम संजीव रेड्डी की बात करें, ये भी 2 बार चुने गए थे, लेकिन दोनों बार ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में ये खड़े हुए। ठीक है, तो इस वजह से इनको इस्तीफा देना पड़ा। सर्वाधिक कार्यकाल किसका है? बलराम जाखड़ का। तो ये स्पीकर से रिलेटेड आप लगातार देख रहे हैं कि क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्यों पूछे जा रहे हैं? थोड़ा सा इस चीज का ध्यान में करो, क्योंकि सिलेबस में सीधा वर्ड दिया हुआ है स्पीकर, और जो पेपर सेट करने वाला होता है वो सिलेबस को ये सामने रखता है। तो जब भी आप अध्ययन करें, किसी भी विषय का अध्ययन करें, सिलेबस आपके आंखों के सामने होना चाहिए। और दूसरी चीज क्या है? PYQ। इस वजह से कि PYQ का अध्ययन कराना इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको पता चले। अनाप शनाप मत पढ़ो, ठीक है, स्मार्ट स्टडी करो कि ठीक है कहां से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, उन्हीं चीजों का अध्ययन आप विस्तृत रूप से करें, न कि जो चीजें नहीं आई है पेपरों में कभी उनको, ठीक है, एक समय खराब करने के रूप में लगातार रूप से पढ़ते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि लोकसभा का स्पीकर, फिर ये लोकसभा के स्पीकर के बारे में आ गई। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है, संसद सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, संसद लोकसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि लोकसभा का जो सदस्य है, सॉरी स्पीकर होता है, वो किसके द्वारा? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, और ये शपथ किसके रूप में लेता है? लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेता है, ना कि लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है। राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा के संदर्भ में कि राज्यसभा में ए अनंत संयम अयंगर पहले उपसभापति थे। ठीक है, पहले संविधान संशोधन के द्वारा राज्यसभा का अनुमोदन नहीं लिया गया था। ठीक है, कौन सा कथन सही है? 1 सही है या 2 सही है? कथन नंबर 2 सही है। ठीक है, पहला कथन आपके गलत है।
उपसभापति पहले कौन थे? कृष्णमूर्ति, एनवी कृष्णमूर्ति। ठीक है, तो ये आपके क्या थे? पहले लोकसभा के राज्यसभा के उपसभापति थे। पहले संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुमोदन लिया गया था, ये पहले संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुमोदन नहीं लिया गया था। ठीक है, ये कथन आपके बिल्कुल सही है, नहीं लिया गया था, क्योंकि पहला संविधान संशोधन आपको पता है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 1951 में जोड़ी गई थी, और 1951 में क्योंकि चुनाव ही अपने 1952 से शुरू हुए थे और 1951 के लास्ट में वे शुरू हुए थे, तो 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा गठित हुई थी। तो 1951 के संदर्भ में जो अंतरिम संसद थी, जो अंतरिम सरकार थी, वो शासन कर रही थी, शासन को संभाल रही थी, तो राज्यसभा अस्तित्व में ही नहीं थी, तो केवल मात्र 2 सही है। ठीक है, तो यहां तक आपने देखें कि लगभग 20 क्वेश्चन आपके पार्लियामेंट वाले पोर्शन से, यानी संसद जिसके अंतर्गत दोनों सदन आ गए, लोकसभा आ गई, राज्यसभा आ गई, और इसके साथ साथ ही आपके क्या आ गया? स्पीकर आ गया, जो लोकसभा का अध्यक्ष है, ठीक है, राज्यसभा का सभापति है, इनके बारे में आपके आ गया। तो 20 क्वेश्चन, यानी हर भर्ती परीक्षा में लगभग 1 या 2 क्वेश्चन पार्लियामेंट से इनसे संदर्भ पूछे गए हैं। तो आपको ये अब पता चल गया होगा कि कितना महत्वपूर्ण टॉपिक, यानी कार्यपालिका और जो विधायिका है, इनसे लगभग आपके 5 में से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट और बढ़ते हैं आगे, और कहां कहां से पूछे जाते रहे हैं ये भी आपने देखा। नेक्स्ट, जुडिशरी, न्यायपालिका। न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट की बात है, ठीक है, हाई कोर्ट वगैरह आपके सिलेबस में नहीं है, इनका संगठन क्या है, पावर्स क्या है, देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन इनके संदर्भ में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय की पद्धति व प्रक्रिया के लिए पद्धति व प्रक्रिया के लिए साधारणतः विनियमन के लिए कौन बनाता है? उच्चतम न्यायालय की पद्धति व प्रक्रिया के लिए विनियमन कौन बनाता है? यानी अनुच्छेद 124 में जब उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई है, तो इसमें क्या है? पद्धति या प्रक्रिया में अगर कोई विनियमन करना हो, कोई संशोधन हल्का फुल्का करना हो, तो वो कौन करता है? उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति के अनुमोदन से किया जाता है। संसद द्वारा नहीं, उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति के अनुमोदन से किया जाता है। ठीक है, नियुक्ति या हटाने के संदर्भ में संसद का रोल जरूर हो जाता है, लेकिन नियुक्ति के संदर्भ में वो भी कोलेजियम प्रणाली है, हटाने के संदर्भ में मान लो। और इसमें क्या है कि पद्धति व प्रक्रिया का अगर विनियमन करना हो तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा राष्ट्रपति के अनुमोदन से किया जाता है, संसद की बनाई गई विधि के अधीन। अनुच्छेद 124(4) के तहत संसद के द्वारा बनाई गई विधि के अधीन क्या किया जा सकता है? उच्चतम न्यायालय के द्वारा राष्ट्रपति के अनुमोदन से साधारणतया इसका विनियमन किया जाता है। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए कौन अधिकृत करता है? भारत के मुख्य न्यायमूर्ति यानी मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश हैं, इनकी नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में कौन नियमन बनाता है? तो ये कौन है? संसद है। अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, तो संसद को इनकी नियुक्ति प्रक्रिया वगैरह में भाग लेने का अधिकार है, और वो भी एक कोलेजियम प्रणाली होती है, उसके माध्यम से ये इनकी नियुक्ति की जाती है। संसद के महाभियोग की कार्रवाई प्रारंभ होने से पूर्व ही, महाभियोग की कार्रवाई प्रारंभ होने से पूर्व ही किस न्यायाधीश ने अपना त्याग पत्र दे दिया था? ठीक है, न्यायाधीश किसने अपना त्याग पत्र दे दिया था? तो हिस्टोरिकल फैक्ट पूछा गया है, वी रामास्वामी, सौमित्र सेन, पीडी दिनकरण। तो ये तीनों ही इस संदर्भ में रहे हैं, इनका रोल रहा है। कब कब क्या रहा है? ठीक है, वी रामास्वामी की बात करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे ये। ठीक है, इन्होंने, इनके खिलाफ क्या था 93 में, 1993 में क्या किया गया था? प्रस्ताव आया था महाभियोग का। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये रहे थे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ये रहे थे, और 1993 में इनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव आया था। लोकसभा में ये क्या था? कांग्रेस ने मतदान में भाग नहीं लिया था और ये वहीं विफल हो गया था, तो इन्होंने तो बाद में इस्तीफा दिया। ठीक है, त्याग पत्र कार्रवाई प्रारंभ होने से पूर्व ही दे दिया था। वो पढ़ते हैं, सौमित्र सेन, ये कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे, कलकत्ता से इनका बिलोंग का था। इनके ऊपर भी वित्तीय अनियमितता का जो आरोप ये लगा था, इनके ऊपर भी राज्यसभा में पास हो गया था, राज्यसभा में पास हो गया था, फिर इस्तीफा दे दिया। ठीक है, अब आया पीडी दिनकरण। पीडी दिनकरण जो सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, सिक्किम हाई कोर्ट के, यहां से ये न्यायाधीश थे। इन्होंने, इनके ऊपर जब ये प्रस्ताव लाने की बात चल रही थी, तो तभी इन्होंने, यानी प्रस्ताव आने से पूर्व ही क्या कर दिया था? इस्तीफा दे दिया था। तमिलनाडु में जमीन हथियाने से रिलेटेड इनके ऊपर आरोप लगे थे, तो पीडी दिनकरण ने कार्रवाई प्रारंभ होने से पूर्व ही अपना त्याग पत्र दे दिया था।
गोपनीयता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संदर्भ में कौन सा बयान सही है? गोपनीयता का अधिकार, प्राइवेसी का अधिकार, निजता का अधिकार जिसे आप बोल सकते हो। अब जब बात आ गई जब अधिकारों की, वैसे सिलेबस में देखें तो मूल अधिकार आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन सिलेबस में क्या है आपके? सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय है तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो भी वाद हुए, ठीक है, वो वाद भी आ जाते हैं। तो इस संदर्भ में एक पुट्टास्वामी वाद था, पुट्टास्वामी नाम भारत संघ ये वाद था। इसके संदर्भ में ये निजता का अधिकार जो अनुच्छेद 21 के तहत प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार उसके अंतर्गत वर्णित था। तो गोपनीयता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संदर्भ में कौन सा बयान सही है? देखते हैं। गोपनीयता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत नागरिक के रूप में घोषित किया जाता है जो जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है। सही है ये। सुप्रीम कोर्ट के 10 न्यायाधीशों की पीठ ने यह ऐतिहासिक फैसला दिया था। नहीं जी, बिल्कुल ये गलत है। 9 न्यायाधीशों की पीठ थी, 9 सदस्यीय वो पैनल था, उसके द्वारा दिया गया था। तो ये बी नंबर गलत है। आगे चलते हैं। सी नंबर कथन बोल रहा है कि यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश JS खेहर की अध्यक्षता की खंडपीठ में दिया गया था। तो ये भी सही है। सरकार ने तर्क दिया कि संविधान के तहत व्यक्तिगत गोपनीयता को एक असंबद्ध मौलिक अधिकार रूप में देने की गारंटी नहीं देता। तो ये भी कथन सही था। तो 9 सदस्यीय पैनल के द्वारा दिया गया था। तो बी नंबर सही नहीं है, तो A, C और D आपके सही हो जाएंगे। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु, न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है उसके लिए राष्ट्रपति से परामर्श करते समय मुख्य न्यायमूर्ति उच्चतम न्यायालय के कितने वरिष्ठतम न्यायाधीश से परामर्श लेना होता है? 2 बार क्वेश्चन आया है, कितने ज्येष्ठतम वरिष्ठतम न्यायाधीशों से संपर्क परामर्श लेना होता है। तो इसके तहत आपको पता होना चाहिए द्वितीय जजेस केस। द्वितीय जजेस केस ये कब हुआ था, इनका ध्यान में होना आवश्यक है। वाद या केस, ठीक है, 1993 में इसके तहत कॉलेजियम प्रणाली शुरू की गई। कॉलेजियम प्रणाली, कॉलेजियम प्रणाली का संबंध किससे है? न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया से संबंध है। और कॉलेजियम शब्द का अर्थ क्या होता है? समूह है, ठीक है, कोई समूह है जिसे कोई विशेष कार्य दिया गया हो, ठीक है। कॉलेजियम प्रणाली शुरू होगी और द्वितीय जजेस केस के द्वारा इसमें किया गया कि 1+2 यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीशों का एक पैनल होगा। उसके द्वारा क्या किया जाएगा? उच्चतम न्यायालय और जो राज्यों से संबंधित उच्च न्यायालय है उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। उसके बाद में 1996 के अंतर्गत जो तृतीय जजेस केस है तीसरा, उसके तहत यह व्यवस्था की गई कि 1+4, ठीक है। और वर्तमान में यही है कि एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीशों के द्वारा जो एक पैनल है, कॉलेजियम प्रणाली है, एक कॉलेजियम समूह है, उसके द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं जिनसे परामर्श लिया जाता है, यानी कुल 5 सदस्यीय पैनल ये होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पदच्युति किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय तो अनुच्छेद 124(4) के तहत। ये तो आपको पता है 56, 61 और 66 ये कहाँ है, इनका वर्णन राष्ट्रपति के संदर्भ में आपको शुरू में ही देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में कॉलेजियम प्रणाली जो अभी अपने बात कर रहे थे, इसका आरंभ किस वर्ष से हुआ था? द्वितीय जजेस केस 1993 से इसका प्रारंभ हुआ था। 1+2 यानी एक न्यायाधीश के साथ 2 अन्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश के साथ 2 अन्य न्यायाधीशों से उनकी नियुक्ति, और वर्तमान में 1+4। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग के प्रस्ताव की जांच करने वाली समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? ठीक है, जब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है तो पहले तो महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? ठीक है, सिद्ध कदाचार वो और असमर्थता, ठीक है, कदाचार सिद्ध कदाचार व असमर्थता के आधार पर लगाया जाता है। तो ये आधार ध्यान होना चाहिए, इसके आधार पर पहले तो महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि कौन उस पैनल में होना चाहिए, कितने सदस्य होते हैं। तो सबसे पहले कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस या कोई अन्य न्यायाधीश। ठीक है, एक सदस्य ये होता है। 2 नंबर सदस्य कौन होता है? हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से कोई चीफ जस्टिस यानी किसी भी राज्य के
उच्च न्यायालय से कोई चीफ जस्टिस, और 3 नंबर पे कोई पारंगत विधिवेता इसके अंतर्गत होता है। तो 3 सदस्यीय पैनल होता है, और देखते हैं इसका उत्तर किस कॉलम के अंतर्गत है। सर्वोच्च न्यायालय के 1 न्यायाधीश और 2 प्रतिष्ठित न्यायविद, ये नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, 1 सदस्य 1 प्रतिष्ठित न्यायाधीश, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का 1 मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, या कोई अन्य न्यायाधीश हो, ठीक है, 1 सदस्य, इससे नहीं है, ये चीज उसमें नहीं लिखी हुई कि हाई कोर्ट का उच्च न्यायालय का सदस्य है, तो ये भी बात सही नहीं है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सीधा उच्च न्यायालय, ये भी नहीं है। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के 2 न्यायाधीश व 1 प्रतिष्ठित न्यायाधीश, ये भी नहीं है। तो ये चारों ही वैसे ये क्वेश्चन है आरपीएससी के द्वारा डिलीट किया होगा, तो ये चारों ही सही नहीं है। तो इसका उत्तर था ये आपके सामने बताया गया कि कौन कौन इस महाभियोग के पैनल में होते हैं। तो बिल्कुल निश्चित रूप से इसको कंटेस्ट कर लेना, देख लेना कौन होते हैं कौन नहीं होते। तो उच्च न्यायालय के संदर्भ में इनको जो चुनने की प्रक्रिया, नियुक्ति की प्रक्रिया, कोलेजियम प्रणाली, लगातार रूप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2-3 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे। इसके अलावा महाभियोग की प्रक्रिया और न्यायाधीशों का जो अधिकार क्षेत्र है उसके संदर्भ में जो बात या विभिन्न वाद है मुख्य मुख्य उनके संदर्भ में पूछे गए हैं। तो देखें जैसे 7-8 क्वेश्चन, ज्यादा इस पार्ट को नहीं हिलाया गया है, ज्यादातर पार्ट जो मुख्य रूप से कार्यपालिका और व्यवस्थापिका विधायिका के संदर्भ में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट, इलेक्शंस इन इंडिया, भारत में चुनाव। भारत में चुनाव सूची फर्स्ट का सेकंड से सुमेलित करना है। बहुजन समाजवादी पार्टी और उनके जो चुनाव चिन्ह है उनके बारे में बात की गई है। तो बसपा, बिल्कुल आपको ध्यान है, बसपा चुनाव चिन्ह क्या है, हाथी है। अगर इसमें बात करें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राकपा, तेलंगाना राष्ट्र समिति, इंडियन नेशनल लोक इनेलो, इसका तो अपने को पता ही है कि कौन है, ठीक है, इनेलो का चश्मा। अब इसकी बात करें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राकपा, ठीक है, ये पहले जो शरद पवार के नेतृत्व में थी, वर्तमान में इनके भतीजे अजीत पवार के नेतृत्व में, इसका चुनाव चिन्ह क्या है, घड़ी, ठीक है। और तेलंगाना राष्ट्र समिति, इसका चुनाव चिन्ह क्या है, कार। तो अगर इलेक्शंस इन इंडिया यानी भारत में चुनाव के संदर्भ में क्वेश्चन देखें तो उनके संदर्भ में जो पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय दल है, राष्ट्रीय दल है, उनके संदर्भ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनसे उनके चुनाव चिन्ह क्या है उनको संदर्भ में पूछे जाते हैं। तो आप कैसे भी अगर कुछ कुछ है जो इनको आप ट्रिक के माध्यम से, जैसे तेलंगाना कार किससे चलती है, तेल से चलती है, तो इस तरीके से कैसे भी आप याद कर सकते हो, या इनको क्या कर सकते हो, उसके नाम के अंदर ही उनका चुनाव चिन्ह शामिल कर लो और 2-3 बार बोल के देखो। बहुजन समाज हाथी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस कार पार्टी, तेलंगाना राष्ट्र, ठीक है, और सॉरी राष्ट्रवादी कांग्रेस घड़ी पार्टी और तेलंगाना राष्ट्र कार पार्टी। इस तरीके से आप इसको 2-3 बार याद कीजिए, याद हो जाएगा और क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते रहे हैं। एक नागरिक को मताधिकार का प्रयोग करने से अयोग्य मानने के लिए सही समूह का चयन कीजिए। कि वोट डालने से रोका जा सकता है, कब रोका जा सकता है? अनुच्छेद 326 के तहत जो वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई है, आर्टिकल 326, 326 के तहत जो वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई है उसके तहत बात करते हैं। चित्त विकृति, अपराध, गैर निवास, दिवालियापन, ये वर्णन नहीं है उसके अंतर्गत। दिवालियापन फिर इसमें आ गया, ये भी नहीं है। अपराध, भ्रष्ट आचरण, अवैधानिक आचरण, गैर निवास, ठीक है, भ्रष्ट या अवैधानिक आचरण, अपराध, चित्त विकृति, आतंकवादी गतिविधि, इसका भी विवरण नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा उसके अंतर्गत? 326 के अंतर्गत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है चित्त विकृति, अनिवास, ठीक है, भ्रष्ट या अवैधानिक या अवैध आचरण, इसके आधार पर किसी व्यक्ति को मताधिकार से वंचित किया जा सकता है। भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? 2018 के संदर्भ में पूछा गया, उस समय 7 थे। और वर्तमान में कितने हैं? आपको वर्तमान के संदर्भ में देखना है। 6, 2018 उस समय 7 थे, वर्तमान में 6 कौन सी राष्ट्रीय पार्टियां हैं? ठीक है, तो ये आपको ध्यान में होनी चाहिए। कांग्रेस, बीजेपी, ये 2 तो आपको वैसे ध्यान में होती है। ठीक है, तीसरी कौन सी आ गई? बीएसपी या बसपा। ठीक है, चौथी पार्टी आपके कौन सी आ गई इसके अंतर्गत? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एम, सीपीआई-एम, ठीक है, जिसका 1964 में विभाजन हो गया। और एम ये पश्चिम बंगाल में लगातार 34 वर्षों तक शासन में भी रही थी, तो ये एक महत्वपूर्ण है, ये भी राष्ट्रीय पार्टी है। और उसके बाद में अपने देखते हैं एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, पीए संगमा के नेतृत्व में, मेघालय में इसका काफी प्रभाव क्षेत्र है। ठीक है, ये 2019 के अंतर्गत राष्ट्रीय पार्टी के रूप में नामजद हुई। और तीसरी आपकी आ गई आम आदमी पार्टी। ठीक है, ये 2023 में राष्ट्रीय
दल के रूप में नामजद हुई। 3 जो पार्टियां, जिसमें सीपीआई थी, जिसमें टीएमसी थी, ये आपके इससे बाहर हो गई। नेक्स्ट देखते हैं। तो ज्यादा क्वेश्चन इस पार्ट से नहीं पूछे गए हैं, जैसे यहां देख रहे हैं अपने 3 क्वेश्चन, ठीक है, कोई एक आधा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो ज्यादा क्वेश्चन भारत में चुनाव इलेक्शन इन इंडिया से नहीं पूछे गए हैं। तो मेजर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये आपको पता चल गया होगा कि किन क्षेत्रों से, किन पार्ट से या किन लेसन से पूछा गया है। नेक्स्ट आ रहा है कमीशन एंड बोर्ड्स एट नेशनल लेवल। राष्ट्रीय स्तर के जो कमीशन और आयोग है उनके संदर्भ में वित्त आयोग, विधि आयोग, सतर्कता आयोग, योजना आयोग, इनके स्थापना वर्ष पूछे गए हैं। इनका सम्मेलन करना है तो वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत, ठीक है, कब स्थापना हुई? 1951 के अंदर। विधि आयोग एमसी तिलवाड़ जिसके प्रथम अध्यक्ष थे, कब स्थापना हुई? 1955 में। सतर्कता आयोग जो भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की जांच करता है, 1964 में, ठीक है। और योजना आयोग जो 1950 में गठित हुआ था। वर्तमान में योजना आयोग जो क्या कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। इसका स्थान किसने ले लिया है? नीति आयोग ने ले लिया है। तो इस तरीके से जो विभिन्न आयोग है, चाहे संवैधानिक आयोग या गैर संवैधानिक आयोग, उनके बारे में पूछ लिया जाता है, उनके स्थापना वर्ष के बारे में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि लोक सेवा आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? भारत का संविधान देश में अखिल भारतीय सेवाओं के लिए एक लोक सेवा आयोग को बनाने की अनुमति प्रदान करता है, तो ये बिल्कुल सही है। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए भारत का संविधान। नेक्स्ट है कि संविधान उन राज्यों में अनुरोधित समूह की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का भी प्रावधान करता है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक छोटे राज्य हो उनके लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का भी प्रावधान किया जा सकता है। संयुक्त आयोग के मामले में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यों के संबंधित राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। ये मत समझ लेना कि ठीक है राज्यों में नियुक्त किए जा रहे हैं संयुक्त लोक सेवा आयोग, तो उनके जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। नहीं जी, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये कथन गलत है। और नेक्स्ट है संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की, या क्या दिया है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु के लिए क्या करते हैं? पद धारण करते हैं। ये गलत है। यूपीएससी के करते हैं, लेकिन जो संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं वो 6 वर्ष या 62 वर्ष, ठीक है, 6 वर्ष या 62 वर्ष की अवधि के लिए, यानी जो भी पहले हो, या 6 वर्ष का कार्यकाल हो गया हो या 62 वर्ष उनकी आयु पूरी हो गई हो, संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्य रह सकते हैं। तो सी और डी गलत हो जाएगा, ए और बी आपके क्या हो गया? सही हो गया। कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है? संवैधानिक निकाय नहीं है कौन सा आयोग? तो देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग संवैधानिक निकाय है, अनुच्छेद 315 से 323 के संदर्भ में इसकी बात की गई है। नीति आयोग नहीं है। ये एक कार्यकारी आदेश द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार निर्वाचित होकर आए थे तो 15 अगस्त 2014 को उन्होंने लाल किले से इसकी घोषणा की थी, योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग को बनाने की, ठीक है। तो 1 जनवरी 2015 से ये अस्तित्व में आया था नीति आयोग, और ये एक कार्यकारी आदेश द्वारा स्थापित संस्था है। निर्वाचन आयोग, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद में है 323। वित्त आयोग 280 के अंतर्गत इसका वर्णन है। तो ये तीनों आपके संवैधानिक निकाय हो गए। गैर संवैधानिक निकाय कौन सा आ गया? आपके नीति आयोग। कौन सा आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो इस तरीके के क्वेश्चन, संवैधानिक निकाय कौन से हैं, संवैधानिक निकाय कौन से नहीं है। तो सबसे पहले तो ये कैटेगरी आपको ध्यान में होनी चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग अभी बात की थी, संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग बात की थी अभी भी, ठीक है, ये क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। मानवाधिकार आयोग, ये क्या है? संवैधानिक निकाय नहीं है। 12 अक्टूबर, ठीक है, 1993 का इसका गठन हुआ था। इसका वर्णन संवैधानिक निकाय नहीं है, संविधान में वर्णित नहीं है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, ये आपके संवैधानिक निकायों की सूची में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुनाव आयोग के संबंध में सही कथन कौन सा है? चुनाव आयोग, ठीक है, ये चुनाव के संदर्भ में देख सकते हो। आयोगों के संदर्भ में बात करें क्योंकि संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रपति क्या करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और उनका कार्यकाल 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु जो भी हो वो होता है। ये कथन आपके सही नहीं है, गलत है, ठीक है। ये क्या है? इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, ठीक है, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1952
1952 को नहीं हुई थी, 25 जनवरी तो सही है, 1950 को इसका गठन किया गया था। तो दूसरा कथन भी गलत है। बहुमत द्वारा निर्णय लेने की शक्ति के साथ ही बहुसदस्यीय आयोग की अवधारणा 1990 से लागू है, ये भी कथन आपके गलत है। 1990 नहीं, पहले क्या था, 1950 से जब लागू हुआ था 1989 तक, 1989 तक ये एक सदस्यीय था। ठीक है, 1989 में फिर क्या हो गया, बहुसदस्यीय हो गया, यानी 1 प्लस बहुसदस्यीय 1+2। ठीक है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त 1989 में कर दिया गया। फिर 1990 के अंदर पुनः क्या कर दिया गया, पुनः एक सदस्यीय कर दिया गया, पुनः एक सदस्यीय कर दिया गया। तो 1990 में ये बोल रहा है कि बहुसदस्यीय था, नहीं था। ठीक है, और बाद में 1993 के अंतर्गत बाद में इसे वापस क्या कर दिया गया, बहुसदस्यीय कर दिया गया, और वर्तमान में भी बहुसदस्यीय है, 1+2, यानी एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ठीक है, उनको समान अधिकार होते हैं, समान उनके वेतन भत्ते होते हैं। सिर्फ अलग होता है तो वो क्या होता है, निर्णय भी होते हैं वो बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं, लेकिन इनको हटाने की प्रक्रिया वगैरह में मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त होता है उसको अधिकार ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन आ गया, रमा देवी भारत की एकमात्र महिला चुनाव आयुक्त थी, तो ये कथन आपके सही है। ठीक है, तो इसमें देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग, अभी बात की थी नीति आयोग। ठीक है, संवैधानिक निकाय है, नहीं है, संसद द्वारा पारित कानून के अंतर्गत, संसद में कोई कानून नहीं, सीधी घोषणा हुई थी, तो कार्यकारी आदेश के द्वारा गठित है। तो नीति आयोग के संदर्भ में सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन ये हो गया, 1 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था। तो इस तरीके से आपने देखे कि ये जो आयोग है, आयोग से लगभग 6-7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कमीशन और जो भी बोर्ड्स हैं इनसे संदर्भित 5 या 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। तो ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किस पार्ट से पूछे गए हैं, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट, उनकी शक्तियों से, राष्ट्रपति के संदर्भ में, उनकी इमरजेंसी पावर्स के संदर्भ में। तो आपको ये बड़ा बड़ा अंदेशा चल गया होगा। आप जो थोड़ा समय रहे, बिल्कुल आप स्मार्ट स्टडी कीजिए, अपने अध्ययन को लगातार रूप से जारी रखिए कि किस तरीके से जो क्वेश्चन है वो कहाँ से पूछे जाते हैं और किस तरीके से अपने को बचे हुए समय में कहाँ से तैयारी करनी है। अपने आप को बिल्कुल भी कमजोर नहीं समझना है, लगातार रूप से कार्य करते जाना है। कोई भी आपको र्यूमर से बच के रहना, कोई कहेगा कि ठीक है सीटें बढ़ रही है, पेपर आगे होगा या नहीं होगा, इन चीजों की तरफ आपको नहीं ध्यान देना है। आपको अपने काम की ओर ध्यान देना है और लगातार रूप से आप काम करते रहोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद, जय हिंद।